नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार। आप देख रहे हैं साइंस बाय राजकुमार। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इकोनॉमिक्स का क्लास आने वाला है। जितने भी आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम में प्रश्न बनेंगे इकोनॉमिक्स से, सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमने इसमें लिए हैं। और इतना अगर आप कर लेते हैं तो इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चंस आएगा आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम में, वो आप बना पाइएगा। ये कंटेंट जो मैंने इसमें लिया है वो एनएफ कंटेंट है, ठीक है ना। तो आप लोग इस क्लास को पूरा देखें, पूरी मेहनत से हमने आपके लिए बनाया हुआ है। और इस क्लास का पीडीएफ जो है, सभी लोग जब क्लास ख़त्म हो जाता है तो पीडीएफ के लिए पूछते हैं, तो मैं बता देता हूं कि पीडीएफ तुरंत अपलोड नहीं होगी, ठीक है ना। 1-2 दिन बाद अपलोड होगी। लेकिन मैं बता देता हूं पीडीएफ अपलोड कहाँ होगी। तो टेलीग्राम का नाम साइंस बाय राजकुमार है। मैं लिंक में भी डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ, हमारे चैनल के अबाउट में भी है, सब जगह मैंने दे रखा है, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। समझ गए ना। लेकिन क्लास को पूरा देखने से ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें कुछ टर्म्स जो होते हैं वो आपको समझना जरूरी रहता है। समझ गए ना। सारे चीज़ को याद करना पॉसिबल नहीं है। तो क्लास को आप ज़रूर पूरा देखें, उसके बाद ही आप पीडीएफ को रिवीजन करें, चाहे कोई भी पीडीएफ आप रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर जो नए हैं वो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जो कंटेंट आपको दे रहे हैं ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए स्पेशल, हम आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। जिसमें से मैं आपको साइंस 25 मैराथन में ले रहा हूँ, 25 चैप्टर का लिए। उसके लिए 15 वीडियो हो चुका है ऑलरेडी। वो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे भी ज़रूर देखें आप शुरू से। और आगे क्लास साइंस की भी होती रहेगी, आपकी प्रैक्टिस वगैरह सब हम करते रहेंगे। उसके लिए आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। जो लोग हम पर विश्वास रखे हुए हैं उस विश्वास को हम कायम रखेंगे। तो आप लोग इस बात के चिंता बिल्कुल ना करें कि साइंस प्रैक्टिस कब होगा, केमिस्ट्री प्रैक्टिस कब होगा, बायोलॉजी कब होगा। ये सब जो भी चीज़ें हैं सब हम आपको समय के अनुसार कराते रहेंगे। एग्ज़ाम से पहले सब चीज़ ख़त्म करा देंगे। समझ गए ना। तो क्लास को आप लोग शेयर भी जरूर करें और सब्सक्राइब जो नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स देखिए यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। अगर हम सिंपल भाषा में बोले इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, देखिए इसमें लगा है अर्थ। अर्थ का मतलब क्या होता है? पैसा, मुद्रा। शास्त्र का मतलब अध्ययन, यानी कि पैसों का अध्ययन। मुद्रा का अध्ययन आपका क्या होता है? अर्थशास्त्र, अगर हम सिंपल भाषा में बोले। लेकिन और भी अगर इसको व्यापक स्तर पर देखें तो अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है? संसाधन के उत्पादन, वितरण और उपभोग का अध्ययन आपका अर्थशास्त्र कहलाता है, या इसका अर्थ होता है, मतलब होता है। संसाधन आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। संसाधन का मतलब क्या होता है? इसको इंग्लिश में रिसोर्सेस बोलेंगे। यानी कि संसाधन वे सारी वस्तुएं होती हैं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। वो ये सारी चीज़ें क्या होती है? संसाधन होती है दुनिया में। वो जितने भी वस्तुएं हैं जो हमारी ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को पूरी करे, वे संसाधन होते हैं। जैसे मान चलिए कुर्सी है, तो कुर्सी भी एक संसाधन है। कैसे? कुर्सी पर आप बैठने का कार्य करते हैं, तो आपको जब आप खड़े रहते हैं बहुत देर से, आपको बैठने की ज़रूरत होती है, तो कुर्सी आपके लिए क्या करती है? वो आपकी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है। मिट्टी भी आपको ज़रूरत होता है। वायु भी आपको ज़रूरत है। पानी, हवा, सब आपको ज़रूरत है। तो वे सारे वस्तुएँ जो आपकी आवश्यकताओं को पूरी कर सके वे संसाधन होते हैं, ठीक है ना। तो संसाधन के उत्पादन, वितरण और उपभोग का अध्ययन आपका अर्थशास्त्र होता है। तो दो तीन पॉइंट मैंने आपको अर्थशास्त्र के बारे में बताया, ठीक है ना। ये सब एग्जाम में ये सब नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा बताया। जब टॉपिक पढ़ रहे हैं तो, यानी चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा जानना जरूरी है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन आता है कि उत्पादन के लिए मुख्यतः क्या क्या कारक होते हैं। मतलब कोई भी चीज़ उत्पादन कर रहे हैं, कोई भी चीज़, जैसे मान चलिए हम कोई फसल उत्पादन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या क्या कारक चाहिए, मतलब क्या क्या चीज़ें चाहिए, ये प्रश्न आता है। तो कोई भी संसाधन का अगर हमें उत्पादन करना है तो मिनिमम हमें 4 चीज़ें चाहिए, यानी 4 चीज़ें लगभग चाहिए। पहला हमारा हो गया भूमि, हो गया। भूमि आपको चाहिए, यानी कि जब भूमि नहीं रहेगा तो आप कैसे उस पर फसल उगा पाएंगे। फिर आपके पास श्रम चाहिए। श्रम का मतलब क्या हो गया? श्रम का मतलब हो गया कि मजदूर चाहिए ना आपको। मजदूर चाहिए कि नहीं? बिना मजदूर के कैसे कार्य होगा। फिर उसके बाद चाहिए कैपिटल, यानी कि पूंजी। अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो आप वो जो फर्म है, वो यानी जो कंपनी है, वो आप नहीं लगा सकते हैं। फिर आपके पास आता है एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको हिंदी में उद्यमी बोलते हैं। उद्यमी क्या होता है? जो अपने जो कि समझिए ऐसा, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है? इसको उद्यमी कहते हैं। समझिए कि जो बिजनेस को स्टार्ट करेगा, अपने जान जोखिम को लेकर बिजनेस को क्या करेगा? स्टार्ट करेगा, उसे क्या कहेंगे? एंटरप्रेन्योरशिप कहेंगे, हिंदी में उद्यमी कहेंगे। आप कोई भी मान चलिए कि कोई रियल एस्टेट में नया घर बनाना चाह रहा है, मतलब कि
अपना वो समझिए बड़ा सा फ्लैट बनाना चाह रहा है, तो पहले उसमें ज़मीन चाहिए, उसके बाद उसमें मजदूर खटना होगा, उसके बाद उसमें पैसा लगाना पड़ेगा, उसके बाद जो ये पूरा चीज़ का इंतजाम कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, उद्यमी बोलेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप बोलेंगे कि भाई ये कार्य कौन करा रहा है, जो उस कार्य को करा रहा है उसे बोलेंगे एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमी बोलेंगे। समझ गए ना, यानी वो बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है। तो ये 4 चीज़ें हमें नेसेसरी है कोई भी चीज़ के उत्पादन करने के लिए। समझ गए बात को ना, तो ये ध्यान रखना। अब अर्थशास्त्र जो है इसको 2 पार्ट में बांटते हैं, एक आपका हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो बोलेंगे सूक्ष्म अर्थशास्त्र, इसको समष्टि अर्थशास्त्र या बड़ा अर्थशास्त्र बोल सकते हैं। इसमें क्या क्या आता है, मांग और आपूर्ति इसी में आता है, व्यक्तिगत अध्ययन इसी में आता है, आय व्यय उपभोग ये आपका इसी में आता है। जो समष्टि अर्थशास्त्र है इसमें राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम आता है, बजट आता है, इन्फ्लेमेशन आता है, और भी चीज़ें आते हैं, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। अब कुछ बुक्स हैं और कुछ फादर्स वगैरह हैं, यानी कि जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर्स, इकोनॉमिक्स के फादर्स, इस तरह के प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जो कि पूछे भी गए हैं। समझ गए ना बात को। तो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि अगर आपको पूछ ले कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के पिता कौन है, हमने यहाँ पर देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आप ये मत समझिए कि समझ नहीं आ रहा, तो मैं सब चीज़ बोल भी दे रहा हूँ यहाँ पर। अगर बोलेगा कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं। एडम स्मिथ की एक बुक है द वेल्थ ऑफ नेशन, ये 1776 में आई थी, इसी की बुक है। पूछता है ये बुक किसने लिखी है, तो एडम स्मिथ ने, अर्थशास्त्र के जनक है। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक कौन है, अल्फ्रेड मार्शल है। अल्फ्रेड मार्शल का बुक का नाम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र का सिद्धांत। किसकी बुक है, अल्फ्रेड मार्शल की बुक है। फिर अगर हम बात करें फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो वो आपके हैं J.M. किंग्स, जॉन मेनार्ड किंग्स। इसकी बुक का नाम क्या है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये जॉन मेनार्ड किंग्स की बुक है। फिर है एडम स्मिथ की और बुक है अहस्तक्षेप का सिद्धांत। अहस्तक्षेप का सिद्धांत किसने लिखा है, एडम स्मिथ ने ही लिखा है। फिर आपका पूंजीवाद का जनक एडम स्मिथ को ही कहते हैं। पूंजीवाद अभी पढ़ेंगे क्या होता है आगे चल के, ठीक है, इसको कैपिटलिज्म कहते हैं। फिर है कि अर्थशास्त्र को विज्ञान के रूप में परिभाषित किसने किया है, यानी कि अर्थशास्त्र का साइंस का डेफिनेशन, यानी अर्थशास्त्र के लिए साइंस की तरह डेफिनेशन देना किसने दिया था, अर्थशास्त्र को विज्ञान की तरह परिभाषित किसने किया, तो वो क्या था, रॉबिन्सन ने। किसने किया था, रॉबिन्सन ने। और इसकी कौन सी बुक थी, इसकी बुक का नाम बताया तो मैं, एन एसे ऑन द, थोड़ा इसको जूम करता हूँ ना, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। बुक सब डायरेक्ट पूछता है ये बुक किसने लिखी है, तो इसी बुक में रॉबिन्सन ने इकोनॉमिक्स के बारे में साइंस के परिभाषा दी, यानी कि विज्ञान की तरह परिभाषा दिया, इकोनॉमिक्स को बताया है विज्ञान की तरह, साइंस की तरह, ठीक है ना, इसने रॉबिन्सन ने। आगे बढ़ते हैं, अब टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक देखते हैं। जैसे कि आपका सोशलिज्म पहला हो गया। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक का मतलब यहाँ पर यह होगा कि किस देश में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, उसको यहाँ पर देखा जाएगा। तो पहला हम देखते हैं सोशलिज्म, हिंदी में समाजवादी अर्थव्यवस्था कहती है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, यानी कि इस अर्थव्यवस्था में समाज को प्राथमिकता दी जाती है, समाज को देखते हुए अर्थव्यवस्था को ग्रोथ किया जाता है। समझ गए ना, तो उसको क्या बोलेंगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सरकार का नियंत्रण होता है, ठीक है। और ये अर्थव्यवस्था कहाँ देखने को मिलता है, चाइना, क्यूबा, वियतनाम, उत्तर कोरिया, etc. ये सब यहाँ देखने को हमें मिलता है। ये देश आपको कोई ज़रूरत नहीं याद रखने की, वैसे मैंने लिख दिया है, बस आपको ध्यान रखना है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें समाज को देख के आगे बढ़ा जाता है, समाज को देखा जाता है, समाज को प्राथमिकता दी जाती है, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, सोशलिज्म। और इसमें कंट्रोल सरकार का होता है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अभी हमने देखा था पूंजीवादी जनक, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसको कैपिटलिज्म कहते हैं, नाम से स्पष्ट है पूंजीवादी। तो इसमें जो निजी कंपनियां होती है उसके हाथ में पूरी देश की अर्थव्यवस्था होती है। जो निजी आदमी होता है उसके हाथ में पूरी अर्थव्यवस्था होती है। इसमें जो समाज है, समाज के व्यक्ति को कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती है। समझ गए ना, तो सीधा से लिखा है, इसमें प्राथमिकता समाज को नहीं दी जाती है, क्योंकि नाम में ही है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है सिर्फ पैसा कमाना। समाज नाली में गिर जाए हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस पैसा कमाना है, ठीक है ना। तो इसमें प्राथमिकता समाज को नहीं देना चाहिए। इन व्यवस्था का उद्देश्य पैसा कमाना होता है और नियंत्रण जो है निजी उद्योगपति के पास होता है। जैसे कि मान चलिए कि भारत में निजी उद्योगपति कौन कौन हो गए, मुकेश अंबानी हो गए,
गौतम अडानी हो गए, ये सब निजी उद्योगपति हो गए, जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर है ना, इसको उद्यमी बोलेंगे हिंदी में, इंग्लिश बार बार मैं बोलने में अटक जाता हूँ, ठीक है ना, इतना बड़ा वर्ड, तो खैर आप समझ सकते हैं। तो जो निजी उद्योगपति, जो अर्थव्यवस्था यानी जिस देश की अर्थव्यवस्था निजी उद्योगपति के हाथ में हो, उसे बोलेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ये सब आपको अमेरिका, कनाडा वगैरह में देखने को मिलता है। इसमें समाज को बिल्कुल भी प्राथमिकता नहीं दी जाती है, समझ गए ना, यानी कि समाज को लेकर नहीं चला जाता है, सिर्फ पैसा कमाना ही इसका मकसद होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। वही मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें, जो कि हमारे भारत में होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें क्या है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था प्लस में समाजवादी अर्थव्यवस्था, दोनों का मिक्स है। अभी हमने देखा समाजवादी भी देखा, पूंजीवादी भी देखा, दोनों का इसमें क्या मिक्स है, समझ गए। यानी कि जो आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसमें जो ये कंट्रोल जो होगा वो निजी उद्योगपति का भी होता है और आपका सरकार का भी होता है, क्योंकि समाजवादी पूंजीवादी दोनों है, समझ गए ना बात को। जैसे कि अपना भारत जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी का एक अच्छा उदाहरण है। आप समझ सकते हैं कि भारत में बहुत सारे विरासत स्थल, जैसे ताजमहल देखिए, निजी उद्योगपति के हाथ में दे दिया गया है ना। मतलब सारा नहीं, कुछ जैसे कि बड़े बड़े, जिससे सरकार को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आता था, उसको निजी हाथों में सौंप दिया गया है। बहुत सारे एयरपोर्ट्स वगैरह आप समझ सकते हैं सौंप दिया गया निजी उद्योगपति को। सरकार को भी कुछ आता है उससे, ऐसा बात नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद और समाजवाद दोनों तरह का अर्थव्यवस्था देखने को मिले, वो हो जाएगा आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। समझ गए बात को ना। ये भारत सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मिश्रित अर्थव्यवस्था का, ठीक है। चलिए, अब भारतीय अर्थव्यवस्था जो है कितने क्षेत्रों से चलती है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था 3 क्षेत्रों से चलती है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, जिसको प्राथमिक क्षेत्र बोलेंगे, इसमें सीधा प्रश्न कैसे आएगा, बोल देगा कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र का भाग नहीं है, निम्नलिखित में से कौन तृतीयक क्षेत्र का भाग नहीं है, इस तरह से प्रश्न आते हैं। तो कृषि हो गया आपका, वानिकी हो गया, मत्स्य पालन, खनन, पशुपालन, ये सारे आपके प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, जो आपको उद्योग होते हैं, इंडस्ट्री वगैरह, उद्योग हो गए, निर्माण, विनिर्माण, ये सारे आपके सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। जो आपका टर्शियरी सेक्टर है, सेवा क्षेत्र, इसमें क्या आएंगे, इसका नाम ही है सेवा क्षेत्र। टर्शियरी बोलेगा तृतीयक क्षेत्र को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इसमें क्या क्या आता है, वित्तीय सेवा, बैंकिंग सेवा, शिक्षा, परिवहन, पर्यटक, स्वास्थ्य, संचार भी एक नोट कर लीजिएगा, ये सारे आपके टर्शियरी सेक्टर में आते हैं। तो डायरेक्ट सवाल हमने देखा है कि बहुत बार पूछा गया है, एनटीपीसी में भी, ग्रुप डी में भी, या एसएससी के एग्जामों में भी, कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र का पार्ट नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सेवा क्षेत्र का पार्ट नहीं है। इस तरह से प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो हमने आपको बता दिया किस किस सेक्टर में कौन कौन सा भाग आता है। अब देखिए, वर्तमान में अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा जो भारत की जीडीपी के ग्रोथ में सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो सेवा क्षेत्र का, लगभग 55 से 60%, और उद्योग निर्माण का 25 से 30%, मतलब कि समझिए कि पार्टिसिपेशन है, योगदान है, और प्राइमरी सेक्टर का 16 से 18% योगदान है भारत की जीडीपी में वर्तमान में, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना। तो ये डाटा आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये डाटा बदलते रहता है, ठीक है। चलिए, तो बस इतना ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा जो है भारत की सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, वो है आपका सेवा क्षेत्र, यानी कि तृतीयक क्षेत्र का, ठीक है ना। अब देखते हैं बंद अर्थव्यवस्था क्या होता है। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब हो गया जिस देश की इकोनॉमी जो है किसी दूसरे देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं करती है, वो अपने देश में ही वस्तु की खरीद बिक्री, आयात निर्यात अपने देश में ही करेगी, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है ना बात। चलिए, लेकिन आज तक कोई भी, मतलब आज के ज़माने में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो कि जिसकी अर्थव्यवस्था बंद हो। सभी लोग अपना अर्थव्यवस्था दूसरे देशों के साथ करते हैं अपने देश के जीडीपी ग्रोथ के लिए, ठीक है ना। आयात का मतलब क्या होता है, मैंने देखिए यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट भी लिख दिए ताकि आपको ये आयात निर्यात वर्ड समझ आए। आयात का मतलब क्या होता है, दूसरे देश से वस्तुएं खरीदना। जब कोई देश किसी दूसरे देश से कोई वस्तु खरीदता है तो उसे हम क्या कहते हैं, आयात कहते हैं। निर्यात का मतलब क्या होता है, जब दूसरे देश यानी कि कोई अदर कंट्री, जब दूसरे देश को वस्तुएं बेचा जाता है, या आप बोल सकते हैं कोई दूसरा देश हमारे देश से वस्तुएं को खरीदता है,
तो हम उसको ये भी तो बोल सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, वस्तुओं को बेच रहे हैं दूसरे देश को। तो आयात का मतलब हो गया दूसरे देश से वस्तुएं खरीदना, और निर्यात का मतलब हो गया दूसरे देश को वस्तुएं बेचना। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है ना। अब कुछ प्रमुख शब्दावली इसको देख लेते हैं। जैसे देखिए, वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, इसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। यह एक आर्थिक प्रक्रिया है जिसमें विश्व के सभी देश की अर्थव्यवस्था का एकीकरण होता है। मैं बता देता हूँ कि वैश्वीकरण, इसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है कि जब कोई देश किसी अन्य देश के साथ आयात निर्यात करने लगता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने लगता है, तो उस अर्थव्यवस्था को बोलेंगे कि यह अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण हो चुकी है। नाम ही है वैश्वीकरण, यानी कि विश्व स्तर पर अर्थव्यवस्था को ले जाना। समझ गए ना। जैसे बंद अर्थव्यवस्था मैंने आपको बताया, बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हुआ कि वो वैश्वीकरण को नहीं अपना रही है। वैश्वीकरण को अपनाना मतलब दूसरे देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार साझा करना, आयात निर्यात करना। समझ रहे हैं ना बात को। तो वैश्वीकरण का मतलब हो गया आपका कि यह एक आर्थिक प्रक्रिया है जिसमें सभी देश के अर्थव्यवस्था का एकीकरण होता है। मतलब सभी देश आपस में क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, आयात निर्यात करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। इसका मुख्य देशों के बीच व्यापार, निवेश, सूचना प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। भारत 1991 से वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण की नीति का पालन कर रहा है। इसमें से प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है एलपीजी यहाँ लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है। एलपीजी का मतलब हो गया, एल से लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, पी का मतलब यहाँ पर हो गया प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, और जी का मतलब हो गया ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। बोलता है भारत एलपीजी नीति कब से फॉलो कर रहा है, तो 1991 से। ये डायरेक्ट प्रश्न आता है, तो हमने यहाँ पर इसको मेंशन किया हुआ है। भारत 1991 से वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की नीति का पालन कर रहा है। जब भारत वैश्वीकरण की नीति को फॉलो करने लगा, तब से भारत की जीडीपी बढ़ने लगी। क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा, एक दूसरे का प्रोडक्ट अपने देश में आएगा, दूसरे देश को भेजेंगे अपना प्रोडक्ट, तो ऑब्वियसली बात है कि जीडीपी में वृद्धि देखने को मिलेगी। समझ रहे ना बात को। उदारीकरण, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक नीतियों, नियमों और प्रशासनिक नियंत्रणों में कमी लाना या उन्हें हटा लेना ही क्या होता है, उदारीकरण होता है। सिंपल सा वर्ड आएगा कि उदारीकरण का मतलब क्या होता है, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, या क्या तात्पर्य। 4 ऑप्शन रहेगा, उसके बारे में आपको चुनना है। तो आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, आर्थिक विकास यानी किसी देश की इकोनॉमी में ग्रोथ लाने के लिए उदारीकरण को लाया जाता है। यानी कि उदारीकरण का मतलब हो गया कि सरकार के जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, आर्थिक नीतियां हैं, नियम है, या प्रशासनिक जो नियंत्रण है, उसमें कमी करना, ढीलेपन उसमें लाना, ताकि आर्थिक विकास हो सके। तो ये आपका क्या होता है, उदारीकरण होता है। सिंपल सा ऐसा ही प्रश्न एग्जाम में आता है, हमने बहुत बार देखा हुआ है, ठीक है ना। एनटीपीसी में भी इस तरह से इस बार जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था कि उदारीकरण से क्या तात्पर्य। निजीकरण बात करते हैं। निजीकरण मैंने आपको अभी जस्ट बोला था कि जो आपका है एलपीजी जो नियम है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों एक साथ आया था, है ना। तो निजीकरण क्या होता है कि नाम से स्पष्ट है, किसी सरकारी संपत्ति को सार्वजनिक क्षेत्र का नियंत्रण, यानी किसी सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र का नियंत्रण निजी क्षेत्र को सौंपना। कहने का मतलब इसका ये है कि जो भी सरकारी संपत्ति है उसको क्या करेगा सरकार, किसी निजी व्यक्ति के हाथों में सौंप देगा। उसका मतलब क्या होता है, निजीकरण होता है। जैसे कि भारत में आप देखे होंगे कि ताजमहल जो है किसी अन्य निजी क्षेत्र व्यक्ति को दे दिया है। कई सारे भारत में एयरपोर्ट ऐसे हैं जो कि अडानी को दे दिए गए हैं। समझ गए ना। तो ये सब क्या है, ये सब निजीकरण ही है। समझ गए ना। बहुत साल पहले, लगभग 2-3 साल पहले आंदोलन हो रहा था कि रेलवे को भी सरकार निजीकरण कर रही थी, तो इसमें बहुत सारे कर्मचारियों ने आंदोलन किया, तो उसका कुछ प्रभाव होकर रुका हुआ है, ठीक है ना। तो निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण का क्या अर्थ है मैंने आपको बताया। इस तरह से सिंपल इसमें प्रश्न आएंगे। अवमूल्यन, जिसको डीवैल्यूएशन कहते हैं। डीवैल्यूएशन क्या होता है कि जब कोई देश अपनी मुद्रा का जानबूझकर दूसरे देश की तुलना में कम कर देता है, तो वही आपका क्या होता है, डीवैल्यूएशन, यानी कि अपने मुद्रा की वैल्यू को गिरा देना। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर मान के चलते हैं कि अभी $1 बराबर जो है, अभी $1 जो चल रहा है, लगभग मान चलिए कि 86 या 87 रुपये ऐसे कुछ, $1 अभी इतना है। यानी अमेरिकी $1 जो है भारतीय रुपया में 87 रुपये 88 रुपये ऐसे कुछ अभी है।
तो यानी कि अमेरिका के $1 को खरीदने के लिए अभी हमें कितना पे करना पड़ रहा है, 86 रुपये और 87 रुपये पे करना पड़ रहा है। अगर मान के चलिए हम क्या चाह रहे हैं, हम निर्यात को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। हम क्या चाह रहे हैं, निर्यात। निर्यात का मतलब क्या होता है, निर्यात का मतलब होता है कि कोई दूसरा देश जो है हमसे सामान खरीदे, वस्तु खरीदे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मुद्रा के वैल्यू को गिराना पड़ेगा। तो हमें अमेरिकी $1 को खरीदने के लिए 86 या 87 रुपये पे करना पड़ता था। तो अब हम क्या करेंगे, अपने मुद्रा के वैल्यू को गिरा देंगे। अब अमेरिकी $1 को खरीदने के लिए हमें मान के चलिए 100 रुपये पे करना पड़ रहा है। अब देखिए वही $1 हमें खरीदना है, पहले हम 86-87 रुपया ही पे कर रहे थे, अब हमें वही $1 खरीदने के लिए 100 रुपये पे करना पड़ रहा है। तो भाई हमारे मुद्रा का वैल्यू क्या हो गया, गिर गया ना। हमारे मुद्रा का वैल्यू क्या हो गया, गिर गया। यही आपका क्या होता है, डीवैल्यूएशन या अवमूल्यन होता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है, निर्यात को, यानी कि निर्यात को साथियों बढ़ावा देना और आयात को कम करना। समझ गए ना। अगर पूछ ले कि अवमूल्यन का उद्देश्य क्या होता है, निर्यात को बढ़ावा देना, आयात को कम करना। अभी तक 3 बार किया जा चुका है, 49 में किया जा चुका है, 66 में, 91 में मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका है। विमुद्रीकरण क्या होता है कि कोई भी प्रचलित मुद्रा है, जैसे कि 2016 में 8 नवंबर 2016 को लेटेस्ट डीमोनेटाइजेशन भारत में हुआ था। उस समय 500 और 1000 के नोट काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थे। काला धन बहुत ज़्यादा हो गया था लोगों के पास, काला धन, ब्लैक मनी लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो इसलिए सरकार ने उन सब से निपटने के लिए, उन सब पर रोक लगाने के लिए डीमोनेटाइज कर दिया। यानी कि 500 और 1000 के नोटों को क्या कर दिया, एक तरह समझिए कि बैन कर दिया, बंद कर दिया पूरी तरह से। समझ गए ना बात को। तो वही आपका क्या होता है, डीमोनेटाइजेशन। यानी किसी प्रचलित मुद्रा के बदले नई मुद्रा का प्रचलन करना ही क्या होता है, विमुद्रीकरण कहलाता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है कि जो ब्लैक मनी है लोगों के पास, उस पर रोक लगाना, अंकुश लगाना। लेटेस्ट जो डीमोनेटाइजेशन हुआ है 8 नवंबर 2016 को हुआ है, ध्यान रखना, जो कि 500 और 1000 के नोट को बैन किया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। पहली बार जो विमुद्रीकरण हुआ था 1946 में हुआ था, जिसमें से 500, 1000 और 10,000 के नोटों को बैन किया गया था, बंद किया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन क्या होता है कि वस्तुओं का कीमत बढ़ना, महंगाई बढ़ जाना ही क्या कहलाता है, मुद्रास्फीति कहलाता है। सीधा समझिए आप, ठीक है ना। और भारत में अगर मुद्रास्फीति को मापना है तो CPI इसके लिए यूज किया जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अब मुद्रा अपस्फीति जस्ट इसका उल्टा होता है। मुद्रास्फीति क्या है, इसमें वस्तु का कीमत बढ़ जाता है, और मुद्रा अपस्फीति में क्या है, इसमें वस्तुओं की कीमत में धीरे धीरे गिरावट आने लगती है, जिससे आर्थिक मंदी आ जाती है बाजार में। तो आर्थिक मंदी का आना क्या कहलाता है, मुद्रा अपस्फीति डिफ्लेशन कहलाता है। समझ गए ना, ये मुद्रास्फीति का विपरीत होता है, ठीक है ना। ज़्यादा कुछ है नहीं, इसको फटाफट करते जाते हैं। फिर एक होता है आपका मुद्रा संस्फीति, एक आपका क्या होता है, मुद्रा संस्फीति। ठीक है, मुद्रा संस्फीति एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि सरकार जानबूझकर आर्थिक मंदी से निपटने के लिए यह विधि का इस्तेमाल करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेशन। इसमें क्या करते हैं, सरकार की जो आपका क्या कहते हैं, जो ब्याज दर है उसमें कटौती करेगी, जो टैक्सेस वगैरह उसको कम करेगी, जिससे क्या होगा कि आर्थिक मंदी में सुधार देखने को मिलेगा। और यह प्रक्रिया रिफ्लेक्शन कहलाती है, मुद्रा संस्फीति। इस बात को ध्यान रखिएगा। सिंपल प्रश्न आएगा कि आर्थिक मंदी से निपटने के लिए सरकार किस विधि का प्रयोग करती है, रिफ्लेशन का। ऐसे ही प्रश्न इसमें आएंगे। नेक्स्ट है अवस्फीति, इसको डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। डिसइन्फ्लेशन क्या है कि जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें की दर कम होने लगे, अर्थात बढ़ोतरी की दर कम हो जाए, तो अवस्फीति होती है। कहने का मतलब इसका क्या है कि जैसे मान चलिए कोई भी वस्तु की कीमत पहले 100 थी, अब कितना हो गया, 105 हो गया, 110 मान लेते हैं, 110 हो गया, तो वृद्धि हो रही है। फिर मान चलिए उसका क्या हो गया, फिर से रुको, 100 था पहले, इसका मान चलिए 130 हो गया। अब फिर 100 से 130 हो गया, कितना, 30 बढ़ गया। फिर 130 से मान चलते हैं 150 हो, कितना हो गया, 150 हो गया। फिर 150 से मान लेते हैं 160 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि वस्तु की कीमत में वृद्धि हो ही रही है, कीमत में वृद्धि हो रही है, लेकिन वृद्धि की दर जो है वो कम होती जा रही है। 100 से देखिए 130 हो गया, तो यहाँ पर वृद्धि दर ज़्यादा है, 30 की वृद्धि हुई है, अगर आप परसेंटेज में निकालेंगे तो ज़्यादा होगा। फिर 130 से 50 में देखिए वृद्धि कम हुआ है, फिर 150 से 60 में वृद्धि कम हुआ है। तो वृद्धि वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है, लेकिन वृद्धि दर, ग्रोथ रेट में कमी आ रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं,
डिसइन्फ्लेशन कहते हैं, अविस्फीति कहते हैं। ठीक है। अब स्टैगफ्लेशन क्या होता है, इसको गतिहीन स्फीति कहते हैं। इसका मतलब होता है कि जब बाजार में, मतलब यह बाजार की वह स्थिति होती है जब बाजार में महंगाई और मंदी एक साथ आ जाए। जब महंगाई और आर्थिक मंदी एक साथ आ जाए तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, गतिहीन स्फीति या स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ठीक है ना। लॉरेंज वक्र क्या होता है, यह वक्र किसी देश या समाज में लोगों के बीच आय और संपत्ति के बीच विषमता को दर्शाता है। सिंपल प्रश्न आता है कि लॉरेंज वक्र क्या बताता है, 4 ऑप्शन देगा कि समानता को बताता है, असमानता को बताता है, इस तरह से प्रश्न आएगा। तो ये क्या बताता है कि किसी देश या समाज में लोगों के बीच आय और संपत्ति के बीच विषमता को दर्शाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर इसके लिए इमेज भी लिया है, ज़रा देखिएगा यहाँ पर कि ये देखिए आपका पॉपुलेशन है, ये आपका क्या है, हमने एक ग्राफ में यहाँ पॉपुलेशन को लिया है और ये को यहाँ पर इनकम को लिया है। आपका समानता क्या होना चाहिए किसी देश में, समाज में समानता क्या होना चाहिए कि मान चलिए 10 लोग हैं तो 10 के पास 10 रुपया होना चाहिए। मतलब 10 लोग हैं तो 10 रुपया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सभी के पास 1-1 रुपया होना चाहिए। सभी के पास अगर 1-1 रुपया है तो 10 रुपया जो यहाँ पर समान रूप से बांटा गया, यानी कि समाज में समानता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर समाज में 10 लोग हैं और उस 10 रुपये को सभी को समान रूप से बांटा जाएगा तो हम बोलेंगे समाज में समानता है, आय में समानता है। लेकिन क्या ऐसा है, क्या समाज में ऐसा है क्या? अगर समाज में 20 लोग हैं तो उसमें पता चले कि वास्तव में क्या होना चाहिए, 20 लोग के पास बराबर पैसा होना चाहिए, बराबर समानता होना चाहिए आय का, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई उसमें ज़्यादा अमीर है तो कोई बहुत ज़्यादा गरीब ही है, इस तरह से है। तो यही बताता है आपका लॉरेंज वक्र। यहाँ देखिए ये पॉपुलेशन आपका है, यहाँ पर एक तरह से पॉपुलेशन हो गया और एक ग्राफ पर मैंने इनकम, यानी एक्स अक्ष पर मैंने पॉपुलेशन को लिया, वाई अक्ष पर इनकम को लिया। और ये जो मैंने यहाँ पर ग्राफ इस तरह से लाइन सीधी रेखा में खींचा है, इसको बोलते हैं काल्पनिक रेखा। मतलब कि ये दर्शा रही है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे इनकम भी बढ़ रहा है। क्या ऐसा संभव है क्या? बिल्कुल संभव नहीं है। तो ये काल्पनिक रेखा होती है। यहाँ पर देखिए लॉरेंज वक्र, ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है ना, ये आपका लॉरेंज वक्र। यानी देखिए कि ये जो आपको दिख रहा है, समझिए ध्यान से जरा यहाँ पर बात को, ये आपका काल्पनिक रेखा हो गया और ये आपका लॉरेंज वक्र हो गया। इसके बीच गैप जितना बढ़ेगा, मान चलिए ये काल्पनिक रेखा यहाँ आ जाएगा तो गैप देखिए ज़्यादा बढ़ गया। तो गैप जितना ज़्यादा बढ़ेगा आय में असमानता उतना ज़्यादा होगा, और गैप जितना कम होगा आय में असमानता उतना कम होगा। तो इस तरह से प्रश्न पूछता है कि लॉरेंज वक्र में काल्पनिक रेखा और लॉरेंज वक्र के बीच में अगर गैप ज़्यादा है तो आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आय के असमानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई गैप ज़्यादा है इसका मतलब क्या, ये नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, मतलब जो पॉपुलेशन के अनुसार इनकम नहीं हो रहा है, मतलब आय में असमानता ज़्यादा हो रहा है। अगर गैप कम है तो असमानता कम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गिनी गुणांक क्या होता है, ये आपका जो है असमानता को मापने का एक फैक्टर है, पैमाना है, मानक है। किसी समाज में आय की असमानता को मापने का एक पैमाना, यानी कि ये भी थोड़ा सा लॉरेंज वक्र की तरह ही है। इसका वैल्यू जो होता है 0 से 1 तक होता है, मिनिमम 0 मैक्सिमम 1। इस बार एनटीपीसी में ये प्रश्न आया हुआ है गिनी गुणांक के बारे में। तो गिनी गुणांक किसी समाज में आय की असमानता को मापने का एक पैमाना है। 0 से 1 तक वैल्यू होता है। 0 अगर है तो न्यूनतम वैल्यू, 1 अधिकतम वैल्यू है। जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी, गिनी गुणांक जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आय में असमानता होगा, जितना कम होगा उतनी कम असमानता होगी। समझ गए ना। अगर गिनी गुणांक 0 है इसका मतलब आय में असमानता 0 है, मतलब आय में असमानता नहीं है, इनइक्वलिटी नहीं है, आय में इक्वलिटी है। अगर 1 हो गया मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ही 1 है। तो 1 अगर गिनी गुणांक है तो मतलब आय में इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा है। तो समझ गए आप जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। डंपिंग क्या होता है, डंपिंग का मतलब होता है मेरे भाई किसी देश द्वारा अपने यहाँ उत्पाद को कम मूल्य पर दूसरे देश में बेचना। चाइना यही करता है। चाइना क्या करता है कि चाइना क्या करेगा, ज़्यादातर देखिए बहुत सारे देशों में अपना प्रोडक्ट क्या करेगा, कम दाम में ही दूसरे देश को बेच देगा, यही करता है। तो ये प्रक्रिया डंपिंग कहलाती है। समझ गए ना बात को। तो किसी देश द्वारा अपने यहाँ उत्पादित उत्पाद को कम मूल्य पर दूसरे देश में बेच देना डंपिंग होता है। हार्ड मनी क्या होता है, जिसे प्राप्त करना काफ़ी कठिन हो, जिसे हम जल्दी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, हार्ड मनी कहेंगे। सिंपल प्रश्न आएगा, हार्ड मनी से क्या तात्पर्य है। तो जिसे प्राप्त करना कठिन है उसे क्या कहेंगे, हार्ड मनी। जैसे पाउंड हो गया, यूरो हो गया, ये सब हार्ड मनी होता है। हॉट मनी क्या है, जिसकी मांग सभी जगह एवं पलायन का गुण है, मतलब सभी जगह इसकी मांग है, ये इधर से उधर
इधर से उधर करते रहता है, ये मनी फैलते रहता है। तो ये आपका क्या होता है, डॉलर, अमेरिकी डॉलर का कितना मांग है, बहुत ज़्यादा मांग है कि नहीं। तो ये आपका हॉट मनी है। फिएट मनी क्या होता है, जिसका कोई आंतरिक खास वैल्यू नहीं होता, उसे फिएट मनी कहते हैं। जैसे कि मान चलिए कि भारतीय जो मुद्रा है कागज़ का होता है, नोट आपका कागज़ का होता है। आप समझिए कि अगर सरकार उस कागज़ के टुकड़े को मान्यता ना दे तो उसकी कोई अपनी वैल्यू है क्या, उस कागज़ की कोई अपनी वैल्यू है नहीं है। लेकिन सरकार उसको मान्यता दे रखी है, जिसके कारण उसकी कुछ ना कुछ क्या बहुत ज़्यादा वैल्यू है। समझ रहे हैं बात को। तो फिएट मनी जिसका कोई आंतरिक खास वैल्यू नहीं है, लेकिन सरकार उसको मान्यता दे रखी है, ठीक है। सॉइल्ड मनी क्या होता है, जो नोट गंदा हो, जो नोट गंदा हो, है ना, वो आपका क्या होता है, सॉइल्ड मनी होता है। मल्टीलेटेड मनी क्या होता है, जो नोट कटा फटा हो। चीप मनी क्या होता है, कम ब्याज दर वाली नोट, यानी कि जो सस्ते ब्याज दर पर मिल जाए लोन, उसे कहेंगे उसे क्या कहेंगे, चीप मनी। फॉर्ज्ड मनी क्या कहेंगे, डुप्लीकेट मनी। डियर मनी क्या कहेंगे, देखिए डियर मनी यानी कि प्रिय मनी, उसको बहुत प्यार से बुला रहे हैं, मतलब वो हाई इंटरेस्ट वाला पैसा है, हाई इंटरेस्ट पर मिलने वाला पैसा है। प्लास्टिक मनी क्या है आपका है, डेबिट कार्ड से अगर हम यूज कर रहे हैं पैसा तो वो आपका हो गया प्लास्टिक मनी। जाते हैं ना एटीएम से पैसा निकालते हैं तो वो सब क्या है आपका पैसा यूज कर रहे हैं, लेकिन वो वहाँ पर पैसा हम प्लास्टिक मनी के द्वारा यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्रिप्टो मनी क्या होता है, डिजिटल मनी। क्रिप्टो मनी क्या आपका डिजिटल मनी, वर्चुअल मनी। क्या क्रिप्टो मनी को आप कैश के माध्यम से यूज कर सकते हैं, बाहर आपके पास क्रिप्टो है देकर किसी को यूज़ कर सकते नहीं, तो वो डिजिटल मनी होता है, वर्चुअल मनी होता है, आभासी रुपया, नकली पैसा, ठीक है ना। अब बात करते हैं जीडीपी। इसी सबसे आपका बहुत प्रश्न आता है, जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी देश की घरेलू सीमा में एक वित्तीय वर्ष में या एक साल में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य जीडीपी होता है आपका। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक साल में कोई भी देश का एक साल में एक वित्तीय वर्ष में जितना भी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य हो रहा है, मौद्रिक मूल्य हो रहा है, वो आपका क्या है, जीडीपी है। और जीडीपी का फॉर्मूला बार बार पूछता है, डायरेक्ट पूछता है ग्रुप डी एग्जाम में कि जीडीपी का फॉर्मूला क्या है, तो ध्यान रखिएगा C+I+G+X-M। इसमें ध्यान भी रखना क्या क्या है, सी मतलब आपका कंज्यूमर उपभोक्ता, आई मतलब इन्वेस्टमेंट आपका हो गया, जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स मतलब हो गया आपका एक्सपोर्ट हो गया, एम मतलब आपका इंपोर्ट हो गया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। यानी कि जीडीपी अगर निकालना है तो कंज्यूमर उपभोक्ता का खर्च, इन्वेस्टमेंट आपका हो गया गवर्नमेंट का खर्च, उसमें क्या करना है आपका जो है मतलब एक्सपोर्ट का मतलब क्या, आयात में निर्यात को घटा देना। तो ये आपका निकल जाएगा किसी भी देश का। बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जीडीपी का फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं, जीएनपी कैसे निकालेंगे। जीएनपी में कुछ नहीं करना है कि जीएनपी का फुल फॉर्म ध्यान रखना है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी तो समझ ही चुके हैं, जीडीपी क्या होता है, किसी देश का एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य या कुल मूल्य जीडीपी होता है। तो जीएनपी निकालने का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ही पूछेगा इसमें, जीडीपी में क्या जोड़ देना है, जीडीपी में क्या जुटेगा, जीडीपी में जुट जाएगा। मान चलिए कि आप भारत के हैं और आप अमेरिका में जाकर पैसा कमा रहे हैं, तो वो आपके भारत के जीडीपी में काउंट होगा, भारत का ही पैसा है, क्योंकि आप वहाँ से कमा के पैसा भारत ही तो भेज रहे हैं, तो वो पैसा जुटेगा जीएनपी में। और जो विदेशी लोग, मान चलिए आप कमाने गए हैं अमेरिका, तो आप जो अमेरिका में पैसा कमा रहे हैं वो भारत का पैसा ही है, और जो अमेरिका के लोग भारत में पैसा कमा रहे हैं वो लोग तो कमा के अपने घर भेजेंगे ना, तो वो पैसा घटेगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में। यानी कि जो विदेशी जो भारत में आकर रहकर जो पैसा कमा रहे हैं वो पैसा घटेगा, प्लस में भारतीय जो दूसरे देश में जाकर पैसा कमा रहे हैं वो जुटेगा, प्लस में जीडीपी, तो टोटल क्या हो जाएगा, जीएनपी हो जाएगा। वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। एनडीपी का मतलब क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें आ गया नेट, यानी कि नेट का मतलब क्या है, निवल, टोटल हमें जो है काट छाँट के भाई बताओ। तो अगर हम एनडीपी निकालना चाहते हैं तो इसका फुल फॉर्म पहले आपको ध्यान रखना है, जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को घटा देना है, यानी कि मूल्य ह्रास को घटा देना है। जो भी आपका जीडीपी है, जीडीपी आप समझ चुके हैं, उसमें से अगर आप डेप्रिसिएशन को घटा देंगे तो आपका एनडीपी आ जाता है। सिंपल सा फॉर्मूला पूछता है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी वस्तु है अगर वो लगातार कार्य कर रही है, जैसे कोई मशीन मान लीजिए, तो वो लगातार कार्य कर रही है तो उसकी गुणवत्ता में क्या आएगी, कमी आएगी, वो घिसेगा, उसका कुछ साल बाद दाम कम हो जाएगा, मूल्य कम हो जाएगा, गुणवत्ता में कमी हो जाएगी,
तो यही क्या होती है, मूल्य ह्रास होती है केवल ज़मीन को छोड़कर। समझ गए ना, ज़मीन मान चलिए अगर आप आज 2 लाख में खरीदे हैं तो 2 साल बाद वो 4 लाख में बिकेगा, तो ज़मीन पर ये लागू नहीं होगा। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होगा, कोई भी वस्तु अगर कार्य कर रही है लगातार तो उसकी गुणवत्ता में कमी आएगी, उसके मूल्य में कमी आएगी, तो वो आपका डेप्रिसिएशन होता है। समझ गए ना। एनएनपी आपका क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी में से, जीएनपी अभी समझ गए, जीएनपी समझे कि नहीं समझे, अरे जीएनपी समझ गए ना, बिल्कुल आप समझ गए। तो जीएनपी में से आपको क्या करना है, जीएनपी में से अगर आप डेप्रिसिएशन को हटा देंगे तो वो आपका एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट हो जाता है। बस ये फॉर्मूला ही आपको ध्यान रखना है। नेशनल इनकम क्या होता है, इसमें ही फॉर्मूला है, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट घटा इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर हो गया, और सब्सिडीज़ को इसमें जोड़ देना है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय आपका हो जाएगा। ठीक है ना। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए 3 प्रमुख विधियां हैं, एक उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। तीनों विधियों को देखते हैं। उत्पादन विधि या उत्पाद विधि, इसको मूल्यवर्धन विधि भी कहते हैं। क्या होता है, किसी देश में एक वर्ष में किया गया उत्पादन का कुल योग, सिंपल, एक देश में एक वर्ष में जो पूरा उत्पादन किया गया सभी क्षेत्रों में, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र का, उन सभी का कुल योग जोड़ के हम निकाल सकते हैं राष्ट्रीय आय। समझ गए ना, तो उत्पाद विधि हो गई। आय विधि क्या है, इस विधि के अंतर्गत किसी देश में एक वर्ष में अर्थव्यवस्था के सभी कारक भुगतानों जैसे लगान, मजदूरी, लाभ की कुल योग को अगर शामिल किया जाए तो वो आपका आय विधि से राष्ट्रीय आय निकालना हो जाएगा। व्यय विधि क्या हो गया, इस विधि में किसी देश में वस्तुओं एवं सेवाओं पर किए गए कुल व्यय को जोड़ा जाता है। नाम से ही पता चल रहा है, व्यय विधि मतलब खर्च वाला बात आएगा, आय विधि मतलब इनकम वाला बात आएगा, उत्पाद विधि मतलब प्रोडक्ट उत्पादन से संबंधित आएगा। तो कोई ज़्यादा इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोई चीज़ नहीं है समझने वाला। ऑप्शन देख के आप आसानी से दिमाग लगा के इसको बना सकते हैं। ठीक है ना। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन, नेशनल जो इनकम है उसका आकलन कौन करता है, CSO करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना पुस्तक कब हुई थी, 2 मई 1951 को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना हुआ था, ध्यान रखिएगा। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था, जिसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, है ना, शायद ये बोलते हैं। 1867-68 में इन्होंने राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। उस समय भारत की जो राष्ट्रीय आय थी 20 रुपये प्रति व्यक्ति थी। कितनी थी, 20 रुपये प्रति व्यक्ति थी जब दादा भाई नौरोजी ने किया था। PCI क्या होता है, पर कैपिटा इनकम, इसको हिंदी में प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। पूरे देश का जितना आय है उसे पूरे देश की जनसंख्या से भाग दे दो तो वो आपका क्या हो जाएगा, पर कैपिटा इनकम हो जाएगा। यानी कुल राष्ट्रीय आय, टोटल नेशनल इनकम बटे टोटल पॉपुलेशन, वो आपका क्या हो जाएगा, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस राज्य का है पूछता है, गोवा का है। सबसे कम बिहार का, और सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश में पूछे तो दिल्ली का है। फटाफट आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए वैज्ञानिक सिस्टम का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो VKRV राव थे। कौन थे, VKRV राव थे। 1931-32 में इन्होंने राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए साइंटिफिक सिस्टम अपनाया था। किसने, VKRV राव ने। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ, 1949 में, और राष्ट्रीय आय समिति का पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया था, PC महालनोबिस को। ध्यान रखिएगा, इस बात को हम नहीं लिखें लेकिन मेरे मन में याद आ गया तो मैं इसको बोल दिया हूँ। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में हुआ और इसका पहला अध्यक्ष PC महालनोबिस को बनाया गया। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। RBI के बारे में पढ़ते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको कहते हैं, ठीक है ना। और इसका गठन जो हुआ था वो हिल्टन आयोग कमेटी के सिफारिश पर हुआ था। मैंने जब समिति वाला पॉलिटी में कराया था तो उसमें ये मैंने चीज़ें बताई थी। और कौन सा एक्ट के यानी कौन से अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई, तो RBI का ही एक्ट था, 1934 में आया था। RBI एक्ट 1934 के तहत RBI बैंक की स्थापना हुई। और स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1935 को। लेखा वर्ष इसका क्या रहता है, या वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च रहता है। इनका नेशनलाइजेशन कब हुआ, RBI का नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण कब हुआ पूछता है, तो 1949 में हुआ। इसका लोगो क्या है, बंगाल टाइगर प्लस में तार का पेड़ है, ठीक है। आगे देखते हैं। 1 रुपये के नोट पर जो है किसके हस्ताक्षर होते हैं, वित्त सचिव। क्वेश्चन पूछता है कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। RBI कागज़ के नोट जारी करता है सिवाय 1 रुपये के नोट के। जो RBI है वो 1 रुपये के नोट के ऊपर जितने भी हैं
देखिए 1 रुपये का भी नोट आपने देखा होगा, 1 रुपये का नोट देखा है ना, उस पर वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर होते हैं, वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। लेकिन 1 रुपये के नोट से जितने भी ऊपर के नोट होंगे उस पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। समझ गए बात को ना, वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ, पूछ लेता है। अब कुछ आरबीआई के बारे में थोड़ा और हम बात करते हैं, हमने यहाँ पर लिखना भूल गया है, कोई बात नहीं, बोल देते हैं। आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो वो थे साथियों ऑसबॉर्न स्मिथ। इसको कृपया करके आप नोट कर लें, ऑसबॉर्न स्मिथ इसके क्या थे? पहले गवर्नर थे। ध्यान रखिए, ऑसबॉर्न स्मिथ क्या थे? आरबीआई के पहले गवर्नर थे। पहले भारतीय गवर्नर अगर पूछेगा तो वो कौन थे? सीडी देशमुख थे। अगर पूछ ले कि पहले भारतीय गवर्नर, सीडी देशमुख थे। और जो आपके क्या बोला मैंने आपको, ऑसबॉर्न स्मिथ, वो आपके पहले गवर्नर थे आरबीआई के, जो अपना आरबीआई का स्थापना हुआ था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई द्वारा निर्धारित मुद्रा के कुछ मौन है, उसको देखते हैं। डायरेक्ट प्रश्न आते हैं कि M0 का मतलब क्या होता है, M1 का मतलब क्या होता है, M2 का मतलब क्या होता है, इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो M0 मुद्रा का मतलब क्या होता है कि जो हाई पावर वाले मनी है, रिजर्व मनी इसको भी बोलते हैं, करेंसी नोट प्लस सिक्के, इसका मतलब यही होता है M0 का मतलब, ठीक है ना, हाई पावर मनी, रिजर्व मनी या करेंसी नोट प्लस सिक्के। M1 मुद्रा का मतलब क्या होता है? जनता के पास जितना भी पैसा है और बैंकों के पास जो भी पैसा है, प्लस में बैंक जो आरबीआई के पास जमा रखा है पैसा। भाई बैंक किसके पास जमा रखेगा? आरबीआई के पास ही जमा रखेगा। तो इन सभी पैसों को मिलाकर जो मुद्रा बनता है उसको M1 मुद्रा बोलते हैं। M2 मुद्रा क्या होता है? M1 मतलब समझ गए, M1 का मतलब क्या हो गया? जनता के पास पैसा प्लस बैंक के पास पैसा प्लस बैंकों का पैसा आरबीआई के पास, इन सबको मिला देंगे तो वो M1 पैसा बनता है। और M2 पैसा का मतलब क्या हुआ? M1 प्लस में डाक घरों में बचत जमा। कुछ लोग क्या करते हैं? डाक घरों में भी क्या करते हैं? पैसे को जमा करते हैं, ठीक है ना। M3 का मतलब क्या हो गया? M1 कंपलसरी इसमें आएगा, प्लस में बैंकों के पास समय विधि जमा, यानी कि टाइम पीरियड, टाइम डिपॉजिट। कुछ लोग क्या करते हैं? बैंकों के पास जो FD करवाते हैं, सुने होंगे ना, फिक्स डिपॉजिट, 5 साल के लिए 1 लाख रुपए, मतलब इस तरह से पैसे जो है करवाते हैं कि चलो भाई हम 10 लाख रुपए रख देते हैं बैंक में 10 साल के लिए, 5 साल के रख देते हैं, उसके बाद तो पैसा अच्छा खासा मिलेगा, तो उसको बोलता है FD करवाना, फिक्स डिपॉजिट करवाना। तो M3 मुद्रा का मतलब हो गया कि M1 होगा ही होगा, M1 का मतलब आप समझ ही चुके हैं, प्लस में बैंकों के पास समय अवधि यानी टाइम पीरियड के लिए जो कोई व्यक्ति जो पैसा रखा है बैंकों में, वो वाला पैसा। M4 का मतलब क्या होता है? M1 तो आएगा ही, प्लस में डाक घरों में समग्र जमा, पूरा जमा डाक घरों में, प्लस में बैंकों के पास समय अवधि जमा, इन सबको मिला देंगे तो आपका क्या बनता है? M4 मुद्रा बनता है। अच्छा, प्रश्न इसमें कैसे बनता है तो मैंने आपको बता दिया, बोल देगा कि M3 का मतलब क्या है, तो M1 प्लस बैंकों के पास समय अवधि जमा, वो आपका M3 हो जाएगा। M4 क्या होता है? M1 प्लस में डाक घरों में जो जितना भी जमा पैसा है, प्लस में बैंकों के पास जो फिक्स डिपॉजिट लोगों ने करवाया है कुछ समय के लिए, वो वाला पैसा, तो M4 हो जाएगा। अब ये तो प्रश्न आएगा ही ऐसे। और प्रश्न कैसे आता है कि बोलेगा तरलता के आधार पर सबसे ज़्यादा तरलता, मतलब तरलता प्रचलन के आधार पर, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? तरलता। यहाँ पर तरलता का मतलब ये हो गया कि तरलता का मतलब हो गया, मुद्रा के तरलता का मतलब ये होता है कि कौन सा पैसा इधर उधर ज़्यादा घूम रहा है, कौन सा पैसा बाजार में ज़्यादा एकदम देखने को मिल रहा है, खर्च हो रहा है, इधर उधर जा रहा है, कौन सा पैसा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, प्रचलित, फेमस, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी मुद्रा का, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा M1 जो है, M1 मुद्रा जो है, इनका सबसे ज़्यादा तरलता होता है और सबसे कम तरलता M4 मुद्रा का होता है। समझ गए ना बात को? तो सबसे ज़्यादा तरलता किस मुद्रा का होता है? M1 का। और सबसे कम किसका होता है? तो M4 का होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली 1 अप्रैल 1957 को शुरू हुई थी, ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम बात करते हैं। इससे प्रश्न आता है, मांग का नियम क्या होता है? कि वस्तु की कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। वस्तु की कीमत अगर घट गई तो मांग बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है भाई। कोई चीज़ अगर पहले 50 रुपये का मिल रहा था तो उस समय लोग उतना नहीं खरीदे, अगर वो चीज़ 30 रुपये का हो जाएगा तो क्या होगा? मांग, कीमत घट गई तो मांग क्या होगा? ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे क्योंकि दाम कम हो गया है। अच्छा, मांग के नियम के लिए कुछ शर्तें हैं। आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति मान चलिए कोई व्यक्ति जो है
एक समय 500 रुपये कमा रहा था और उसी समय वो कुछ दिन बाद 1000 रुपये कमाने लगे, तब मांग का नियम उसके लिए नहीं काम करेगा। भाई उसको क्या फ़र्क पड़ता है, उसका इनकम बढ़ गया तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कोई वस्तु 50 का मिल रहा है कि 100 का मिल रहा है, उसको कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, फ़र्क पड़ेगा। तो आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। फिर बात करें वस्तु साधारण हो, वस्तु क्या साधारण हो, वस्तु कोई हाई फाई नहीं होना चाहिए, नॉर्मल वस्तु होना चाहिए। वस्तु के गुण में परिवर्तन ना हो। अब ऐसा नहीं है कि मान चलिए कि वो जो वस्तु आपका 50 रुपये का मिल रहा था, ठीक है ना, और जो वही वस्तु अब 100 रुपये का मिल रहा है, यानी कि इसके क्वालिटी में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर क्वालिटी में परिवर्तन हो रहा है तब तो वाजिब है उसका महंगा होना, तो वाजिब होता है ना उसका महंगा होना, क्वालिटी में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मांग का नियम में वस्तु के क्वालिटी में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वही क्वालिटी रहना चाहिए। समझ गए ना बात को। तो यही अगर क्वालिटी है, अगर इसका 50 रुपये से 30 रुपये हो जाता है तो सिंपल सी बात है, इसके मांग में इसका कीमत कमी हुआ तो मांग में वृद्धि होगा। समझ पा रहे बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। उपभोक्ता की रुचियों एवं आदतों में परिवर्तन ना हो। अब उपभोक्ता की रुचि एवं आदत मतलब कहने का मतलब ये है, अब ऐसा हो गया उसका मन, चलो भाई इस वस्तु को अब खरीदना ही नहीं है कभी भी, है ना, ये वस्तु कम हो गया तो कभी इसको खरीदना ही नहीं है, ज़्यादा हो गया कभी खरीदना ही नहीं है, रुचि में उसका परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये सारे शर्तें हैं मांग के नियम के लिए। तो डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा मांग के नियम की शर्तें नहीं है या है, इस तरह से प्रश्न आ जाएगा। ठीक है। अपवाद इसके क्या क्या है। मांग का नियम घटिया वस्तुओं पर लागू नहीं होता है। घटिया वस्तु जो होते हैं उसको गिफिन वस्तु कहते हैं। घटिया वस्तु क्या कहते हैं, गिफिन वस्तुओं कहते हैं। घटिया वस्तु पर यह लागू नहीं होगा। युद्ध आपात में मांग का नियम लागू नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है। बजट थोड़ा सा देख लेते हैं। बजट क्या होता है। बजट शब्द का उल्लेख जो है ये फ्रांसीसी शब्द बॉगेट से हुआ है। बजट शब्द का उल्लेख फ्रांसीसी शब्द बॉगेट से हुआ है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। बजट संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन इसके बदले जो है वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया, जो अनुच्छेद 112 में है लिखा हुआ है। संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, बल्कि इसकी जगह आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया। ठीक है ना। बजट सरकार की राजकोषीय नीति का क्या है, लेखपत्र है। राष्ट्रपति की सहमति से वित्त मंत्री लोकसभा में वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत करता है। हालांकि ये थोड़ा सा पॉलिटी का भी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, बजट पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। तो अगर पूछ ले कि वित्त मंत्री जो है किसकी सहमति से लोकसभा में बजट प्रस्तुत करता है, तो राष्ट्रपति की सहमति से। आपको मैंने पॉलिटी में बताया था ना, राष्ट्रपति क्या होता है कि जो आपका संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। भले उसके पास वास्तविक पावर हो या ना हो, कोई भी कार्य होगा संसद के द्वारा तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति लेनी पड़ेगी संविधान के अनुसार। ठीक है ना, क्योंकि संवैधानिक हेड जो है कार्यपालिका का राष्ट्रपति ही है। संसद में बजट को धन विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक मतलब मनी बिल। बजट वित्त मंत्रालय तैयार करता है। बोलेगा बजट कौन तैयार करता है, तो वित्त मंत्रालय तैयार करता है। ठीक है ना। जो प्रश्न आएंगे सारे हमने इसमें लिए हुए हैं। रेल बजट को 1924 में एक वर्ष समिति के तहत आम बजट से अलग कर दिया गया था। पहले रेल बजट अलग पेश कर दिया था, अलग पेश होता था। तो रेल बजट को 1924 में एक वर्ष समिति के तहत आम बजट, जो जनरल बजट जिसको बोलते हैं, इसको क्या कर दिया, इससे अलग कर दिया गया था। हालांकि 2017 में फिर इसको मिला लिया गया था। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा ये बात। निष्पादन बजट क्या होता है, चालू वित्तीय वर्ष के परिणामों को आधार मानकर अगले वर्ष का बजट तैयार करना, वो क्या होता है, निष्पादन बजट होता है। हालांकि ये सब प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी मैंने कभी आज तक देखा नहीं है इसमें प्रश्न आए हुए। निष्पादन बजट के प्रकार से अभी तक नहीं आए प्रश्न। सिंपल यही सब प्रश्न आते हैं बजट के कि बजट का अर्थ क्या होता है ना, इस तरह से प्रश्न। ज़्यादा कुछ इसमें प्रश्न हमें देखने को नहीं मिला है। और प्रश्न आता है बजट सबसे पहले किस में पेश होगा, लोकसभा में कि राज्यसभा में, इस तरह से प्रश्न इसमें आते हैं। ठीक है ना, ज़्यादा कुछ नहीं आता बजट से, फिर भी मैंने लिया हुआ है। भारत, हाँ, इस तरह के प्रश्न आते हैं। भारत में पहली बार बजट किसने पेश किया, इस तरह से प्रश्न बजट से बनते हैं ज़्यादातर। तो पहली बार भारत में बजट किसने पेश किया था, जेम्स विल्सन ने 1860 में। स्वतंत्र भारत का अगर पहला बजट पूछे तो 1947 में आर.के. शनमुखन शेट्टी ने पेश किया था। पहला गणतंत्र बजट जॉन मथाई ने 1950 में पेश किया था। मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने का भारत में। कितना बार, 10 बार कर चुकी है, तो ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये आपका
ये आपका जो है किसके बदले आया है, योजना आयोग के बदले। अगर पूछ लेगा कि नीति आयोग क्या है, तो योजना आयोग का रिप्लेसमेंट है। योजना आयोग के बदले ही नीति आयोग आपका आया है, इस बात को ध्यान रखना। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था, तो होता था प्रधानमंत्री। तो नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 15 मार्च 1950 को। हमने इसमें लिखा हुआ है, चिंता ना करें आप, ठीक है। तो योजना आयोग के बदले ही नीति आयोग आया है। तो इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया। स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 1950 को। अच्छा, गलती लिख दिया मैंने यहाँ पर, है 1 जनवरी 2015 होगा। यहाँ पर मैंने यहाँ पर गलती लिख दिया है, थोड़ा सा आप यहाँ पर इसको सही कर लेना मेरे भाई, ठीक है ना। देखिए, जहाँ गलती लिखाता है तो उसको मैं बोल देता हूँ, ठीक है ना। 1 जनवरी 2015, प्लीज़ आप इसको PDF में सही कर लेना, ठीक है ना। स्थापना इसका कब हुआ है, 1 जनवरी 2015 को। किसके आधार पर, किसके बदले, योजना आयोग के बदले। योजना आयोग का स्थापना हुआ है 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ है, 15 मार्च 1950 को, ये बात ध्यान रखिएगा। और नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को, ठीक है ना। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, PM ही होते हैं। प्रथम उपाध्यक्ष पूछा जाता है नीति आयोग के कौन थे, जब 2015 में बनाया गया था नीति आयोग को, तो अरविंद पनगड़िया थे। इसका उद्देश्य और कार्य क्या होता है कि सरकार को नई नई पॉलिसी बताना, ताकि सरकार जो है देश को अच्छे से ग्रोथ कर सके। क्योंकि योजना आयोग के बदले, योजना आयोग का भी वही काम था, वो एक पंचवर्षीय योजना लाते थे, उसमें मुद्दा रखा जाता था, इस पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य ग्रोथ जो ये रखना है, ये करना है, वो करना है, सेम उसी प्रकार ये भी कार्य करेगा, समझ गए ना। तो थिंक टैंक के रूप में ये कार्य करता है, एक तरह से सोचने की क्षमता, थिंक टैंक, है ना। सरकार को नए नए पॉलिसियाँ, नीति बना के देना, है ना, इस तरह का ये काम होता है इसका। केंद्र राज्य के समन्वय को बढ़ावा देना, समन्वय का मतलब तालमेल, केंद्र और राज्य के बीच को। सामाजिक व आर्थिक मुद्दे पर सरकार को सलाह देना, ताकि सरकार जो है ऐसी योजना बनाए ताकि वो जनता के हित में कार्य करे, जनता के हित में हो, ठीक है। ये सारे नीति आयोग के कार्य हैं। सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना, भारत में ग्राम स्तर पर योजनाएं बनाने के तंत्र विकसित करना, आर्थिक प्रगति से वंचित रहे लोगों पर विशेष ध्यान देना, नवाचार एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना, सतत विकास लक्ष्य की निगरानी करना। ये सारे इसके जो है नीति आयोग के क्या हैं, कार्य हैं, उद्देश्य हैं, ठीक है ना। तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। पूछ देगा कि नीति आयोग का निम्नलिखित में क्या कार्य नहीं है। हालांकि इस तरह के प्रश्न नीति आयोग से अभी नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी मैंने बताया नीति आयोग से भी इतना ही प्रश्न आया है कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, किसके बदले ये आया, इसी तरह के प्रश्न आए हुए हैं, लेकिन फिर भी देख लिए, ठीक है। अब बैंक से संबंधित देख लेते हैं कुछ। इसकी स्थापना पूछता है। सबसे पहला बैंक जो है 1770 में कौन सा आया था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। फिर इंपीरियल बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 में आया, ठीक है ना। फिर आपका जो है इंपीरियल बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 में आया। फिर जो है आपका आया इंपीरियल बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में। फिर इंपीरियल बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। इसी तीनों इंपीरियल बैंक ऑफ कलकत्ता, इंपीरियल बैंक ऑफ बॉम्बे, इंपीरियल बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को मिलाकर 1921 में क्या बनाया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो प्रश्न पूछा गया है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, तो 1921 में। इसी तीनों मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। वापस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में SBI बनाया गया। ऐसे प्रश्न आया है, बहुत बार आया है। बोलेगा SBI की स्थापना कब हुई, 1955 में। किसके बदले, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के बदले। समझ गए बात को ना। चलिए नेक्स्ट आपका आता है कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसने की थी, तो लाला लाजपत राय ने लाहौर पाकिस्तान में की थी 1895 में, ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में। ऐसे बहुत सारे बैंक हैं, लेकिन सब याद रखने की जरूरत आपको नहीं है। और प्रश्न क्या आता है आपके कि 1969 में जो है टोटल 14 बैंक का क्या किया गया था, नेशनलाइजेशन किया गया था। तो प्रश्न डायरेक्ट आएगा कि कब जो है भारत में कब 14 बैंकों का एक साथ राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो 1969 में। बहुत बार ग्रुप डी में प्रश्न ही आया हुआ है, NTPC में कई एग्जामों में आया हुआ है। 2 बार अभी तक राष्ट्रीयकरण हुआ बैंकों का। एक बार फिर 1980 में हुआ, उसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। देखिए हमने लिखा भी है कि दूसरी बार 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1969 में 14 बैंक, और वर्तमान में जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं टोटल 12 है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा।
सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है, पूछता है डायरेक्ट, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। सूक्ष्म उद्योग, इसका हिंदी अगर करें तो सूक्ष्म उद्योग विकास भारतीय। अब हिंदी कर रहे ना, हिंदी में गलती कर दिया इसका, फिर हिंदी को मारो गोली, इंग्लिश रखो इसका याद, ठीक है ना। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इंग्लिश ही याद रखो तो बेटर रहेगा। मैंने भी इसका हिंदी ही याद रखा, इंग्लिश ही याद रखा है, ठीक है ना। स्थापना इसके कब हुआ है, 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर इसका लखनऊ में है। इसका कार्य क्या होता है, जो एमएसएमई है, एमएसएमई को डेवलप करना, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ये फुल फॉर्म याद रखो, पूछा गया बहुत बार कि सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है, एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इसका फुल फॉर्म होता है। समझ गए नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। एमएसएमई को ये बढ़ावा देने के लिए सिडबी एक तरह से बैंक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। चलिए, उसी तरह एक नाबार्ड भी बैंक है जो कि एग्रीकल्चर के लिए है, रूरल डेवलपमेंट एरिया में। इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना है, नेशनल, ये कट करना है, ये पर मैंने देखिए कट कर दिया यहाँ पर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है। स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ है, बहुत जरूरी याद है, ध्यान रखना है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। इसका उद्देश्य क्या है, देखो नाम से पता चल रहा है एग्रीकल्चर से संबंधित, रूरल डेवलपमेंट, रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि को बढ़ावा देना, सिंपल सा बात है, ठीक है। अब रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट देखते हैं, पूछता है रेपो रेट का क्या तात्पर्य है, इस तरह से प्रश्न आ जाता है स्टेटमेंट वाइज। तो आरबीआई बैंकों को, ध्यान रखिएगा, आरबीआई बैंक को क्या देती है, लोन देती है। यानी बैंक समझिए कि आरबीआई से लोन लेता है, पैसा लेता है, समझ गए ना। तो बैंक आरबीआई से जिस रेट पर पैसा लेता है, या हम ये कहें कि आरबीआई जिस रेट पर बैंक को पैसा देता है, उस रेट को रेपो रेट कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। तो रेपो रेट क्या है कि आरबीआई जिस रेट पर, जिस दर पर बैंकों को पैसा देता है, उसे रेपो रेट कहते हैं। और इसका उल्टा बैंक, इसका उल्टा अगर हम कहें कि बैंक अपना पैसा जिस रेट पर आरबीआई को देता है, यानी कि बैंक अपना पैसा जिस रेट पर आरबीआई को देता है, उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। उसे क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट, यानी रेपो रेट का उल्टा। आरबीआई जिस रेट पर बैंक को पैसा देगा उसे रेपो रेट कहेंगे, बैंक जिस रेट पर आरबीआई को पैसा देगा उसे रिवर्स रेपो रेट कहेंगे। तो इतना से इसका ये मतलब है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं CRR क्या होता है। CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। देखिए होता क्या है कि बैंक के पास हम क्या करते हैं, हम लोग जनता लोग क्या करते हैं, जो आम पब्लिक है, बैंक के पास पैसा जमा करते हैं, FD वगैरह करवाते हैं, करते कि नहीं करते हैं। तो आप जो बैंक के पास पैसा दे रहे हैं, तो बैंक क्या करता है, उस पैसे को क्या करता है, दूसरे व्यक्ति के पास लोन दे देता है। यानी कि जिस रेट पर आप बैंक को पैसा दे रहे हैं, बैंक उससे कई अधिक रेट पर लोगों को पैसा देता है, लोन देता है, जिससे बैंक बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाती है। भाई यही तो तरीका है बैंक के कमाने का। आप भाई बैंक में पैसा रख रहे हो, बैंक उस पैसे को क्या कर रही है, किसी दूसरे व्यक्ति को लोन दे रही है ना, अधिक रेट पर, तो बैंक को ज़्यादा मुनाफा हो जा रहा है। तो बैंक का यही तो तरीका है पैसा कमाने का। आप पैसा रखो, बैंक आप थोड़ा सा, आप मान चलिए कि 2% पर पैसा रख रहे हो, बैंक उसको क्या करेगा, 4% रेट पर किसी दूसरे को लोन दे देगा, बैंक का कमाई हो गया। अब बताओ इतने कैसे, मतलब इतने सारे लोग हैं, सभी बैंक में पैसा रखते हैं, और बैंक क्या करते हैं, उस पैसे से पैसा कमाती है। तो बैंक का कमाने का यही तरीका है। तो भाई CRR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, कि बैंक जो है आरबीआई के पास कुछ दरों के साथ पैसा जमा करता है। आरबीआई बोला, ऐसे मान के चलिए कि अगर मान चलिए बहुत सारे पब्लिक लोग बैंक में पैसा जमा करेगा, तो बैंक के पास तो बहुत सारा पैसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और बैंक क्या करेगा, उस सभी पैसे को लोन पर लगा देगा। ऐसे तो मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मुद्रास्फीति, बहुत पैसे का प्रचलन, मुद्रा का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तरलता बढ़ जाएगी, है ना, मुद्रा का वैल्यू ही नहीं रह जाएगा कोई, एकदम बहुत ज़्यादा महंगाई वगैरह सब बढ़ जाएगी, है ना, क्योंकि प्रचलन ज़्यादा हो जाएगा। तो आरबीआई क्या करती है, इस पर रोक लगाने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करती है कि बैंकों से क्या करती है, कुछ पैसा लेती है। मतलब कि बैंक को बोलती है कि जितना भी पैसा आपके पास है, जिसको बोलते हैं यहाँ पर NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, मतलब जो भी पैसा आपके पास है जनता का, या जो भी आपका खुद का पैसा है, उसमें से
4.5% पैसा आप आरबीआई को जमा करो। अगर आप नहीं करोगे तो आपका लाइसेंस वगैरह रद्द कर दिया जाएगा, आपको जुर्माना लगा दिया जाएगा बहुत पैसों का। ये बैंकों को बोला जाता है आरबीआई द्वारा। तो बैंक क्या करती है, जितना भी पैसा उसके पास है, जिसको बोलते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, मतलब पूरा पैसा जो भी किसी लोगों ने बैंक में जमा कर रखा है कुछ सालों के लिए, जो बैंक को उसको देना भी है, जो भी पैसा है उस पैसा का 4.5% आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, जिसके लिए उसे आरबीआई कुछ भी नहीं देगा, ना लोन वगैरह, मतलब कि उसके लिए इंटरेस्ट आरबीआई उसको नहीं देगा। समझ रहे हैं ना बात को? तो उसी को क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि नगद आरक्षित अनुपात, इसको हिंदी में बोलेंगे। तो सीआरआर क्या होता है? सीआरआर अभी 4.5% है। ध्यान रखिएगा कि बैंक आरबीआई के पास कुछ दरों के साथ पैसा जमा करता है, जिसके लिए आरबीआई बैंक को इंटरेस्ट नहीं देती है, ना ही उस पैसे से बैंक किसी को लोन दे सकती है। समझ रहे हैं ना बात को? तो ये आपका क्या होता है, सीआरआर होता है। तो अब देखिए प्रश्न आता है कि अगर सीआरआर बढ़ा दे तो क्या होगा? अगर बैंक जो है क्योंकि सीआरआर कौन लाता है? बैंक ही लाता, आरबीआई ही लाता है। सीआरआर कौन लाता है भाई? आरबीआई ही लाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही लाता है। अगर सीआरआर बढ़ा देगा तो बैंकों के पास पैसा कम हो जाएगा। जब बैंकों के पास पैसा कम हो जाएगा तो वो लोन लोगों को कम देगा, बाजार में मुद्रा का प्रचलन कम होगा, इन्फ्लेशन कम होगा, उत्पादन कम होगा, मैन्युफैक्चर कम होगा कि नहीं होगा? तो इस तरह से प्रश्न आते हैं कि अगर आरबीआई सीआरआर बढ़ा दे, यानी कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा दे, तो इसके क्या परिणाम देखने को मिल सकते हैं? इस तरह से स्टेटमेंट वाइज प्रश्न आता है। तो क्या होगा भाई? सीआरआर मान चलिए अभी 4.5% है, ये घटते बढ़ते रहता है ना, ये घटते बढ़ते रहता है, कभी 5 हो जाएगा तो कभी 4 हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि इन्फ्लेशन मार्केट में कैसा है। समझ गए ना बात को? तो बैंक इंटरेस्ट बढ़ाएगा जब आरबीआई जो है सीआरआर को बढ़ा देगा, यानी कि अभी मान चलिए 4.5% है, मान चलिए मान चलिए कि वो 5% कर दिया, मतलब अब बैंकों को 5% पैसा देना पड़ रहा है उसके एनडीटीएल का, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ का। तो भाई बैंकों के पास पैसा कम हो जाएगी। तो इसका परिणाम क्या होगा? बैंक जो है लोगों को जो लोन देगा वो महंगे रेट पर देगा, क्योंकि बैंकों के पास पैसा कम हो गया। वो क्या करेगा? अपना पैसा कमाने के लिए क्या करेगा? वो महंगे रेट पर लोन देगा, जिससे अब जब महंगा रेट पर लोन देगा तो लोग क्या करेंगे? लोन कम लेंगे। लोग क्या करेगा? लोन कम लेंगे, क्योंकि बैंकों के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो बैंक ज़्यादा रेट पर लोन देगा, और ज़्यादा रेट पर लोग लोन लेना पसंद करेंगे नहीं, तो लोग लोन कम लेंगे, मनी सप्लाई कम होगा, लोग कम खर्च करेंगे, महंगाई इससे क्या होगा? कम होगा। जब पैसे ही कम खर्च हो रहे हैं तो महंगाई कम होगा। तो ये सब परिणाम देखने को मिल सकते हैं अगर कैश रिजर्व रेशियो आरबीआई बढ़ा दे। प्रश्न आए हुए हैं इस तरह के, ठीक है ना? चलिए, अतः आरबीआई जो है सीआरआर के द्वारा मुद्रास्फीति तथा बैंकों को भी कंट्रोल कर सकती है। मुद्रास्फीति का मतलब क्या हुआ कि बाजार में महंगाई ज़्यादा हो गई, वस्तु कीमत में ना प्रचलन मुद्रा का ज़्यादा हो रहा है, तो आरबीआई क्या करती है कि रेपो रेट वगैरह बढ़ा देगी, है ना? रेपो रेट समझ गए ना कि बैंक जो है जिस दर पर आरबीआई के पास पैसा जमा करती है उसे, यानी आरबीआई जो है जिस रेट पर बैंकों को पैसा देती है उसे क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। तो रेपो रेट और सीआरआर के माध्यम से मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है ना? उसी तरह से एक होता है एसएलआर, फुल फॉर्म ध्यान रखिए, स्टैचुअरी लिक्विडिटी रेशियो। ये 18% है। अभी कितना है? ये 18% है। ये क्या होता है? ये भी उसी सीआरआर के तरह ही है, लेकिन इसमें ये आरबीआई को पैसा नहीं देता है, इसमें बैंक खुद पैसा रखता है। इसमें बैंक क्या करता है? खुद पैसा रखता है। वह मिनिमम राशि जो एनडीटीएल, जो भी पैसा बैंक किसी बैंक के पास है, कमर्शियल बैंक के पास है, उसका 18% वो खुद के पास रिजर्व रखता है। उस पैसे से वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसको वो क्या करेगा? एकदम रिजर्व रखेगा, उस पैसे से वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो देखो भाई, अब तो पैसा का परसेंट कम होगा ना, तो ये भी जो 18% है ये भी आपका घटते बढ़ते 18, कभी 18.5, 20 हो सकता है ना, ये भी समय समय के साथ घटता बढ़ता रहता है। तो एसएलआर आप समझ गए, एसएलआर मतलब बैंक खुद अपने पास पैसा रखेगा, पूरे एनडीटीएल का रिजर्व रखेगा, और सीआरआर का मतलब क्या हुआ? वो आरबीआई को पैसा देगा। समझ गए बात को ना? चलिए, अब एक होता है एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत अस्थायी सुविधा।
यह क्या होता है, जब बैंकों के पास पैसा कम हो जाता है, बैंकों के पास अचानक जो है पैसा कम हो जाता है, और क्योंकि पब्लिक क्या करते हैं, बैंकों में पैसा जमा करते हैं। मान चले किसी पब्लिक ने पैसा जमा किया है और बैंकों को कल उस पब्लिक को पैसा देना है, लेकिन बैंकों के पास पैसा ख़त्म हो गया है, तो क्या करेगा उस स्थिति में क्या करेगा कि बैंक जो है इमरजेंसी में लोन लेगा आरबीआई से। तो उस इमरजेंसी में ही लिए गए लोन क्या होता है, आपका MSF होता है, कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत अस्थायी सुविधा, समझ गए ना। और जब इमरजेंसी में लोन लेगा तो वैसी बात है कि आरबीआई क्या करेगा, महंगे रेपो रेट कर देगा, यानी रेपो रेट से ज़्यादा दाम पर देगा उसको। रेपो रेट से क्या करेगा, ज़्यादा दाम पर उसको यानी कि बैंक को लोन देगा, ठीक है ना, क्योंकि इमरजेंसी में ले रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि MSF जो है हमेशा रेपो रेट से क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि ये इमरजेंसी में लिया गया बैंकों के द्वारा आरबीआई से लोन होता है। अब आर्थिक समृद्धि देखते हैं क्या वर्ड होता है, इसका क्या मतलब है। आर्थिक समृद्धि आर्थिक का मतलब पैसा हो गया एक तरह समझिए, और समृद्धि का मतलब यहाँ पर हो गया कि बढ़ोतरी, यानी कि पैसा में बढ़ोतरी, यानी थोड़ी सी कह सकते हैं इकोनॉमिक कंडीशन में सुधार, किसी परिवार की किसी देश की इकोनॉमिक कंडीशन में सुधार। आर्थिक समृद्धि का मतलब यही होता है। अब पूरा रियल इसका मतलब क्या होता है, अगर पूछ दे कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर है, तो इस तरह से प्रश्न आपका आ सकता है, तो मैं इसलिए यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, आर्थिक समृद्धि का मतलब हुआ कि ग्रोथ तो हुआ है, लेकिन वो ग्रोथ जो है मात्रात्मक ग्रोथ है, सोच में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ एक वैल्यू बढ़ गया आदमी का। नहीं बोलते हैं आदमी अमीर बन गया, लेकिन उसके सोच में परिवर्तन नहीं आया, उसके गुणवत्ता में परिवर्तन नहीं आया, उसको सोच समझ जो है वो भी विकसित नहीं हुआ है, मैच्योरिटी नहीं आई है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर बताया जा रहा है आर्थिक समृद्धि के द्वारा, कि आर्थिक समृद्धि का मतलब हुआ कि वृद्धि तो हुआ, ग्रोथ तो हुआ, लेकिन वो मात्रात्मक रूप में हुआ। इसमें राष्ट्रीय आय, शुद्ध निर्यात मात्रात्मक रूप में प्रकट होता है। जो भी हो रहा है सिर्फ मात्रात्मक रूप में, गुणवत्ता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, सोच समझ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं ना बात को। और आर्थिक विकास का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका मतलब होता है कि सब चीज़ मात्रात्मक ग्रोथ भी हो रहा है, सोच समझ भी बढ़ रहा है, आपका मैच्योरिटी भी आ रही है, राजनीतिक समझ, सामाजिक समझ, और आपका आर्थिक रूप से हर एक चीज़ में जो है बदलाव देखने को मिल रहा है, तो वो आर्थिक विकास होता है। समझ गए बात को। चलिए अब देखते हैं कि भारत की कुछ कृषि क्रांति हैं, उसको देख लेते हैं। हरित क्रांति का संबंध किससे है, गेहूं से है। सिंपल प्रश्न आता है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो गेहूं से है। और कब ये हुआ था, तो 1966-67 में हुआ था। डायरेक्ट सवाल आता है। इसके बाद फिर पंचवर्षीय योजना को देखेंगे, ठीक है ना। इसके जनक कौन है, MS स्वामीनाथन, जिसको जो है नोबेल क्या बोलते हैं, भारत रत्न दिया गया इस बार, आपको पता होना चाहिए। ये तमिलनाडु के कुंभकोणम से है। विश्व हरित क्रांति जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग है। प्रभाव जो है कृषि क्रांति का जो यानी कि हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन का प्रभाव किस पर पड़ा था, गेहूं और चावल पर, ज़्यादातर गेहूं पर। इसके फायदे कहाँ कहाँ हुए थे, नॉर्थ इंडिया जो जैसे कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार को, और कुछ तमिलनाडु को भी हुए थे हरित क्रांति से फायदे, ठीक है ना। श्वेत क्रांति, इसको व्हाइट रिवॉल्यूशन कहते हैं, 1970 में हुआ था। श्वेत मतलब दूध, उजला मतलब दूध, यानी कि दूध से संबंधित है। और वर्गीज कुरियन इसके जनक हैं। इन्होंने ऑपरेशन फ्लड नामक एक अभियान चलाया था दूध उत्पादन की वृद्धि के लिए, ठीक है ना। स्वर्ण क्रांति, इसको ये बागवानी उत्पादों से संबंधित है। गोल क्रांति आलू से। पीली क्रांति खाद तेल तिलहन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। सदाबहार क्रांति कृषि विकास के लिए तकनीकी एवं वैज्ञानिक पद्धति को अपनाना। लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। अमृत क्रांति नदी जोरो परियोजनाओं से। काली क्रांति पेट्रोलियम कच्चे तेल एवं एथेनॉल से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। समझ गए ना। अब देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या होती है, बेरोजगारी साथियों क्या होती है, इसके टाइप्स पूछे जाते हैं कि जब कोई व्यक्ति के पास जो है योग्यता भी है और वो काम करने के लिए इच्छुक भी है, फिर भी उसे काम नहीं मिल पा रहा हो, तो उसे कहते हैं बेरोजगारी। अब बेरोजगारी के प्रकार देखते हैं। पहला ऐच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी यानी कि वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होता है कि कोई व्यक्ति के पास योग्यता भी है, कोई व्यक्ति के पास योग्यता भी है लेकिन वो काम करना नहीं चाहता है, तो वो बेरोजगार हुआ। तो वो बेरोजगार है अपने मन से, क्योंकि उसके पास योग्यता है लेकिन वो काम करना नहीं चाह रहा है, तो वो जानबूझकर बेरोजगार है, तो उसको बोलेंगे ऐच्छिक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होता है कि जब बाजार में मांग एवं प्रौद्योगिकी के परिवर्तन के कारण बेरोजगारी हो, तो उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। देखिए
यह बेरोजगारी दीर्घकालिक हो जाती है। होता क्या है कि मान के चलिए आप किसी कंपनी में कार्य कर रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर कंपनी में कार्य कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर कंपनी छोड़िए IT सेल में कोई काम कर रहा है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली कंपनी में कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें जो भी सिस्टम है, जो भी आपका जिस भी सिस्टम पर कंप्यूटर पर आप काम कर रहे हैं, तो वो तो आप जान रहे हैं उस समय, इसलिए आप उस पर काम कर रहे हैं। मान के चलिए कि जिस कंप्यूटर पर वर्तमान में कार्य कर रहे थे उसके बदले कोई नया कंप्यूटर आ गया, कोई नया वर्जन का स्पेशल कंप्यूटर आ गया उसके बदले, तो अब आप उस कंप्यूटर को चलाना जानते ही नहीं हैं, तो क्या आप कार्य कर पाएंगे? आप उसके अनुकूल हो ही नहीं पा रहे हैं, तो आप कार्य ही नहीं कर पाएंगे। आप दूसरा वाला, आप जो पहले चला रहे थे कंप्यूटर, अब उसके बदले दूसरा कंप्यूटर आ चुका है, अब उस कंप्यूटर को आप जानते ही नहीं है चलाना, तो आपको क्या रखेगा? वो कंपनी वाला आपको रखेगा? नहीं रखेगा, क्योंकि आप काम ही नहीं उसका कर पा रहे हैं, तो आपको हटा देगा। तो बेरोजगारी हो गया ना आपका, हो गया कि नहीं हो गया? तो इस प्रकार के बेरोजगारी कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, संरचनात्मक बेरोजगारी। यह दीर्घकालिक बेरोजगारी है, यानी कि लंबी तक हो सकती है। जब तक आप इसको सीखेंगे तो सीखने में समय लगेगा आपको, तो ये आपकी संरचनात्मक बेरोजगारी हो गई, ठीक है ना। यानी कि टेक्नोलॉजी से संबंधित ये बेरोजगारी एक तरह से है। तीसरा चक्रीय। चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है कि मान चलिए कोई कंपनी है, उसमें क्या है कि जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट की मांग में कमी हो गई। जैसे मान चलिए कोई साबुन बनाने वाली कंपनी है, साबुन की मांग में क्या हो गई? कमी हो गई। तो साबुन की मांग में जो कमी हो गई, तो अब जो उसमें उस कंपनी में जो कर्मचारी थे जिसको रोजगार था, तो क्या अब कंपनी वाला कर्मचारी को ज़्यादा रखेगा वो? क्योंकि भाई साबुन के मांग में ही कमी हो गई है, तो मांग में जब कमी हो गई है मतलब क्या है कि उसको उत्पादन करने की अब ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मांग जब कमी है तो उत्पादन क्यों करेगा वो? जब उत्पादन नहीं करेगा तो वो कर्मचारी क्यों रखेगा? तो कर्मचारी नहीं रखेगा मतलब बेरोजगारी हो गया ना। तो ये हो गया आपका चक्रीय बेरोजगारी। आंशिक बेरोजगारी या प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी क्या होती है? इसको घर्षण बेरोजगारी भी कहते हैं। मान चलिए कि आपके पास कोई जॉब है, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं हमें इससे अच्छा जॉब चाहिए, तो फिलहाल आप क्या करेंगे, उस जॉब को 2-3 महीने के लिए छोड़ देंगे और दूसरे जॉब की तैयारी में निकल पड़ेंगे। तो 2-3 महीने जो आपने छोड़ा, तो 2-3 महीने आप बेरोजगार रहे ना। तो इस प्रकार के बेरोजगारी कहते हैं आंशिक बेरोजगारी, प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी या घर्षण बेरोजगारी। समझ गए ना। मौसमी बेरोजगारी क्या होती है? देख के पता चलता है। जब रोजगार केवल एक विशेष मौसम में हो तो उसे क्या कहेंगे? मौसमी बेरोजगार। उसके बाद जब उसका सीजन खत्म हो जाएगा, जैसे कि देखिए कि लीची, मान चलिए कोई व्यक्ति लीची का व्यापार कर रहा है, तो लीची का भी एक समय होता है ना। लीची का तो एक समय होता है, जब लीची का समय आया, उसका मौसम आया, तब आपके पास रोजगार है। जब लीची खत्म हो गया तो आपके पास रोजगार ही नहीं है, तो आप बेरोजगार हो गए। तो उस तरह के बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? इसे छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं। जब किसी व्यक्ति, मान चलिए कि प्रच्छन्न और छिपी बेरोजगारी क्या होती है कि मान चलिए कि किसी काम को करने के लिए 4 लोग की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पर 5 लोग आ गए। ज़रूरी नहीं है 4 लोग की ही ज़रूरत है, 4 लोग से वो काम आसानी से हो जाएगा, लेकिन 5 लोग उसमें आ गए तो 1 लोग एक्स्ट्रा हो गए। ज़रूरत नहीं है लेकिन 1 लोग एक्स्ट्रा हो गए। तो इस प्रकार के बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है ना। ये बेरोजगारी आपको, जो आपका खेती है, खेती में ज़्यादा आपको देखने को मिलता होगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि गेहूं वगैरह जब काटा जाता है मजदूरों के द्वारा, फसल वगैरह जब कटाई होता है, तो उसमें 5-6 लोग की ज़रूरत होती है, लेकिन जो है उसमें 10-12 लोग आ जाते हैं, जो कि ज़रूरत उतना नहीं है। तो उस तरह के बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। समझ गए ना बात को। अब एक होता है शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी का मतलब क्या होता है कि आपके पास अच्छी खासी एजुकेशन है, अच्छी खासी क्वालिफिकेशन है, बढ़िया नॉलेज है आपके पास, लेकिन उसके अनुसार आपको काम नहीं मिल रहा है अपने देश में। तो वो क्या करते हैं, दूसरे देश का पलायन करते हैं अच्छी रोजगार के लिए। जैसे भारत में देख लीजिए, बहुत सारा IITN जो है, जो बहुत बड़े बड़े इंजीनियर हैं, है ना, वो भारत में उनको अच्छी सैलरी वाली काम नहीं मिल पा रही है, तो वो विदेश चले जाते हैं। तो वो बेरोजगारी ही हुआ ना, तभी तो वो विदेश गए ना। तो इस प्रकार के बेरोजगारी को शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। ये अक्सर आपको विकासशील देशों में देखने को मिलता है। जैसे अपना भारत क्या विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है, अभी डेवलप ही कर रहा है, डेवलप पूरा नहीं हुआ है। जैसे अमेरिका सब विकसित देश है, रूस, कनाडा, ये सब
क्या है, विकसित देश है। कनाडा का नहीं कह सकता हूँ, लेकिन रूस और चाइना ये सब क्या विकसित देश है। और अपना भारत, इंडोनेशिया सब क्या है, विकासशील देश है, मतलब अभी विकसित विकास कर ही रहा है, डेवलपिंग कंट्री। तो डेवलपिंग कंट्री में शिक्षित बेरोजगारी देखने को मिलता है। एक वर्ड है ब्रेन ड्रेन, इसका संबंध है शिक्षित बेरोजगारी से, ध्यान रखिएगा। पंचवर्षीय योजना, ठीक है, पंचवर्षीय योजना का मतलब क्या है, इसको इंग्लिश में 5 ईयर प्लान बोलते हैं। मतलब कि पंचवर्ष 5 वर्ष में जो योजना कराई जाती थी उसे पंचवर्षीय योजना कहते थे। उसमें कुछ लक्ष्य रखा जाता था विकास के लिए, ठीक है ना। तो प्रश्न जो आता है उसको सिर्फ हम देखेंगे। प्रथम जो आपका पंचवर्षीय योजना है, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का सेशन क्या था, तो कब से कब तक हुआ था, 1951 से लेकर 1956 तक। आप गिन सकते हैं, 5 साल इसमें पूरा काउंटेड है। तो 1951 से लेकर 56 तक साथियों आपका ये प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय काल था। तो ईस्वी पहले आपको ध्यान रखना है। और पूछता इसमें क्या है कि यह योजना जो है, ये जो पंचवर्षीय योजना था किस मॉडल पर आधारित था, तो ये हेराड डोमर मॉडल पर आधारित था। कौन से, हेराड डोमर मॉडल पर आधारित था, ये आपको ध्यान रखना है। इस योजना का साथियों मुख्य उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य था अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना। उद्देश्य क्या था, अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना। और उसकी आरंभ इन्होंने कृषि से की थी। तो कृषि को इन्होंने क्या दिया था, उच्च प्राथमिकता दिया था। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि प्रथम जो हमारा 5 ईयर प्लान है, प्रथम जो 5 ईयर प्लान है उसमें किस चीज़ को बढ़ावा दिया गया, किस चीज़ पर ज़्यादा जोर दिया गया, तो वो एग्रीकल्चर यानी कि कृषि पर ज़्यादा जोर दिया गया, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की वृद्धि हुई। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या साथियों, राष्ट्रीय आय का मतलब होता है कि जैसे हमारा भारत का राष्ट्रीय आय की बात करें, नेशनल इनकम की, जितने भी देश में, हमारे देश में जितने भी व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति एक साल में कितना इनकम अर्जित किया उसको हम क्या कहेंगे, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय कहते हैं। और प्रति व्यक्ति आय क्या है, प्रति व्यक्ति आय सिंपल है, जितना भी हमारा राष्ट्रीय आय है उसको देश की कुल जनसंख्या से अगर आप भाग दे देते हैं तो वो आपका प्रति व्यक्ति आय निकल आता है, ठीक ना। तो अगर आप ये प्रतिशत, ये चीज़ याद नहीं भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैंने इसको आगे लिखा भी नहीं है कि इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% की वृद्धि हुई, प्रति व्यक्ति आय में 11% की वृद्धि हुई। इसको याद रखने की जरूरत भी नहीं, लेकिन मैंने लिख दिया है, ठीक ना। इस योजना में निम्न सिंचाई परियोजना शुरू की गई। क्वेश्चन ऐसे आता है कि भाखड़ा नंगल परियोजना, व्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये सारी जो परियोजनाएं हैं सिंचाई परियोजना है। कैसी परियोजना है, सिंचाई परियोजना है। तो ये किस पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट की गई थी, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट की गई। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए, तो उम्मीद है ये समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। बाकी इसका PDF लेने के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, साइंस बाय राजकुमार, वहाँ से इसको ले सकते हैं। बात करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना की। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय काल क्या था, 1956 से 61। देखिए सिंपल है, ये प्रथम क्या था 51 से 56, और द्वितीय आपका क्या हो गया 56 से 61, ठीक है ना। और यह योजना जो थी किस पर आधारित थी, तो PC महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। पहला जो 5 ईयर प्लान था वो हेराड डोमर मॉडल पर, और ये वाला PC महाल नोबिस मॉडल पर आधारित था, ठीक है ना। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, समाजवादी समाज की स्थापना करना था। मुख्य उद्देश्य क्या था, समाजवादी समाज का स्थापना करना था। लेकिन इस पंचवर्षीय योजना में जोर किस पर दिया गया, इस पर जोर दिया गया साथियों औद्योगिकरण पर, यानी उद्योग पर जोर दिया गया था। किस पर जोर दिया गया था, उद्योग, जो भारी उद्योग हैं, बाहरी उद्योग पर इन पर जोर दिया गया था, ठीक है। फैक्ट्री वगैरह, किसमें, फैक्ट्री वगैरह बनाने में, कारखाना वगैरह बनाने में, इसमें क्या किया, इस पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था। वही हम लिखे हैं। जैसे पहला में कृषि पर ज़्यादा जोर दिया गया था, उसको प्रायोरिटी दिया गया था कि कृषि को जो है, कृषि में सुधार करना है, कृषि में विकास ज़्यादा हम करना है, कृषि का जो ग्रोथ रेट है उसको हाई करना है। तो उसको प्रथम 5 ईयर प्लान में जोर ज़्यादा दिया गया था। लेकिन द्वितीय में किसको ज़्यादा जोर दिया गया है, भारी उद्योग और खनिज मात्रा को। तो वही लिखें, इसमें भारी उद्योग व खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई, ठीक है ना। अब देखिए, द्वितीय प्राथमिकता किसको दी गई, यातायात व संचार को। प्रथम प्राथमिकता किसको दी गई, तो भारी उद्योग को। लेकिन द्वितीय प्राथमिकता किसको दी गई, यानी द्वितीय प्राथमिकता किसको दी गई, ये दी गई आपको यातायात व संचार को दी गई। अब इस योजना में कुछ कारखाने बने हैं, वो कारखाने कौन कौन से हैं, आपका दुर्गापुर स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट। स्टील प्लांट हिंदी में इस्पात कारखाना बोल सकते हैं। अब प्रश्न ये आता है
कि दुर्गापुर भिलाई राउरकेला स्टील प्लांट है, कब बना है? तो ये बना है सेकेंड जो आपका 5 ईयर प्लांट है उसके समय काल में बना है। तो प्रश्न ये आता है इससे कि दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ है? तो दुर्गापुर स्टील प्लांट ये आपका WB है, यानी कि वेस्ट बंगाल में। और दुर्गापुर स्टील प्लांट किसकी सहयोग से बना है? तो ये आपके ब्रिटेन की सहयोग से बना। ये सब भी आपको ध्यान रखना, प्रश्न आता है। भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में है, कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। और यह किसकी सहयोग से बना है? तो यह रूस की सहयोग से बना है। रूस को पहले USSR के नाम से जाना जाता था, जिसको सोवियत संघ भी बोलते हैं। रूस को पहले USSR के नाम से जाना जाता था, जिसे सोवियत संघ भी कहते हैं। और बात करें राउरकेला, तो राउरकेला कहाँ है? ओडिशा में। सब लिख लो, राउरकेला कहाँ है? ओडिशा में है। और यह किसकी हेल्प से बना था? तो ये आपके वेस्ट जर्मनी, यहाँ पर वेस्ट लिखना में लगता है भूल गया था, वेस्ट जर्मनी लिख लीजिएगा, पश्चिमी जर्मनी की मदद से ये राउरकेला स्टील प्लांट बना था। कहाँ है? ओडिशा में, ठीक है। चलिए तृतीय की बात करें। तृतीय पंचवर्ष योजना जो है इसका समयकाल क्या है? 1961 से 1966, 5 जुड़ता है, 1961 से 1966, ठीक है ना। और यह योजना जो सैंडी और सुखमय चक्रवृद्धि मॉडल पर आधारित थी। यह योजना सैंडी और सुखमय चक्रवृद्धि मॉडल पर आधारित थी, लेकिन इसे गॉडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसको कौन सी योजना के नाम से जाना जाता है? गॉडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? किस पर जोर दिया गया था? अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसको इस योजना में जोड़ दिया गया था, ठीक है ना, कि अर्थव्यवस्था को इंडिपेंडेंट बनाएंगे। यह योजना साथियों क्या रही? असफल रही, मतलब सक्सेसफुल योजना नहीं रही। क्यों नहीं सक्सेसफुल रही? इसका मेजर कारण था कि भारत पाकिस्तान का युद्ध होना, भारत चीन का युद्ध होना, बाढ़ आ जाना, है ना, इस सब का ये सब मेजर कारण था कि ये योजना सही से नहीं चल पाए। और राष्ट्रीय आपातकाल भी आपका लग गया, समझ गए ना, इसलिए भी ये योजना हमारे सफल नहीं रह पाए। तो वही सब मैंने यहाँ पर लिखा। यह योजना विफल रही क्योंकि इंडिया वर्सेस चाइना युद्ध हुआ कब? 1962 में। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 65 में, है ना, इसलिए ये सब योजना सफल। और बाढ़ सब भी आ गया, तो इसलिए इसे सूखा प्रभावित हो गया। इस समय जो इंडिया था हमारा भारत सूखा प्रभावित क्षेत्र हो गया था, इसलिए सफल ये नहीं। इसलिए कृषि में साथियों यहाँ पर गिरावट देखने को मिला था, कृषि में गिरावट देखने को मिला था। ओबियसली बात है, सूखा पड़ गया तो कृषि में गिरावट देखने को मिलेगा, कृषि अच्छे से नहीं हो पाया था, ठीक है ना। हाँ, पहला राष्ट्रीय आपातकाल यहाँ देखने को मिला था। तो अगर आपको बोल दे पहला राष्ट्रीय आपातकाल किस 5 ईयर प्लान में देखने को मिला था, तो आपका जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है इसमें देखने को मिला था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस योजना में हरित क्रांति का जन्म हुआ। देखिए इस योजना में क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस 5 ईयर प्लान में हरित क्रांति का जन्म हुआ, तो आपका किसमें? यह आपका हुआ तृतीय पंचवर्षीय योजना में, ठीक है ना। थोड़ा पंचवर्षीय बार बार बोलने में थोड़ा सा मुझे हेजिटेशन हो रहा है, इसलिए मैं 5 ईयर प्लान बोल दे रहा हूँ, ठीक है ना। इस योजना के दौरान निम्न स्थापना हुई। देखिए NDDB, इसको नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसको ये सब बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्ट पूछ देता है कि NDDB की स्थापना कब हुई, तो कब 1965 में, ठीक है ना। IDB बैंक की स्थापना कब हुई? 1964 में। सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, एकदम पूछ देगा, डायरेक्ट पूछ देगा, है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। अच्छा, एक बात मैं और बता देता हूँ, हरित क्रांति का जन्म हुआ भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना में। हरित क्रांति का जनक भारत में किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन। किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, ठीक है, MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए, और वर्ल्ड की बात करें तो बोरलॉग, कौन? नॉर्मन बोरलॉग। वर्ल्ड की अगर बात करें हरित क्रांति जनक तो नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में हरित क्रांति जनक आपका MS स्वामीनाथन, ठीक है। चलिए, बोकारो स्टील प्लांट की भी स्थापना साथियों ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में ही हुई थी, 1964 में थी। बोकारो स्टील इंडस्ट्री, ठीक है ना। बोकारो स्टील इंडस्ट्री कहाँ है? झारखंड में, एकदम ध्यान रखना है, झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में। इस योजना में कृषि में नकारात्मक वृद्धि देखी गई। मैंने आपको बोल दिया क्योंकि सूखा प्रभावित क्षेत्र इतनी सारी परेशानी हुई उस समय, तो कैसे क्या बोलते हैं, ग्रोथ रेट कैसे किसी भी चीज़ का होगा, तो सूखा प्रभावित क्षेत्र हो गया था, सुनामी बाढ़ आ गया था, इसलिए इसमें जो कृषि में नकारात्मक वृद्धि देखने को मिला था, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए 66 तो यहाँ तो हो गया, 66 तक तो हो गया, 1961 से 66। अब यहाँ पर योजना अवकाश ला गया था। योजना अवकाश क्यों ला गया? क्योंकि देखा गया कि जो 5 ईयर्स का 3 बार हुआ ना, यहाँ पर देखिए 5 साल का, यहाँ 1961 से 66 5 साल यहाँ भी हुआ,
यहाँ भी देखिए 56 से 61, यहाँ भी 5 साल हुआ। यहाँ देखिए 51 से 56, यहाँ भी 5 साल हुआ। 5-5 साल का 3 बार हुआ। लेकिन जब असफल हो गया ना, जब असफल हो गया तो सरकार को लग रहा था अब हमसे 5 साल का ही नहीं हो पाएगा, चलो 3 ही साल का करते हैं। तो 3 साल का साथियों यहाँ कराया गया 66 से 69, और 66 से 69 साथियों 3 एनुअली प्लान तैयार किया। कितना एनुअली प्लान? वार्षिक रूप से 3 योजना तैयार किया गया था। क्योंकि 66, 67, 68, 69, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। और भारत में योजना अवकाश 3 बार आया, ठीक है ना, इस बात को आपको ध्यान रखना। 66, 67, 68, 69, ठीक है ना। चलिए, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। अब चतुर्थ पंचवर्षीय योजना ये आपका साथियों कब हुआ? 1969 से 74। अच्छा, इसमें सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है 1966 से 69, और कुछ भी आपको याद नहीं रखना। योजना अवकाश 1966 से 69, सिर्फ ये आपको ध्यान रखना, और ज़्यादा कुछ आपको ध्यान नहीं रखना है, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि यही प्रश्न आता है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का सेशन काल क्या था? 69 से 74। कब था? 69 से 74 था। यह योजना गॉडगिल मॉडल पर आधारित था। देखिए, तीसरा जो पंचवर्ष योजना था वो साथियों आपका क्या था? गॉडगिल योजना के नाम से जाना जाता था। लेकिन चतुर्थ पंचवर्ष योजना ये गॉडगिल मॉडल पर आधारित है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। इस योजना में स्थिरता के साथ विकास, आत्मनिर्भरता की ओर जोर दिया गया। किस पर जोर दिया गया था? स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की ओर जोड़ दिया गया, ठीक है ना। और इसी 5 ईयर प्लान के समय आपका इसरो का स्थापना हुआ था। इसरो का स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना हुआ था। और 14 बैंकों का जो नेशनलाइजेशन हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था, वो आपका इसी समय हुआ था, ठीक है ना। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये इसमें भी पूछा है, मैंने देखा कई एग्जाम में। 19 जुलाई 1969 को इसका नेशनलाइजेशन किया गया था, ठीक है, 14 बैंकों का। और परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत भी इसी योजना में की गई थी, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं 5वीं पंचवर्ष योजना। 5वीं पंचवर्ष योजना ये साथियों आपका 4 साल का था, 1974 से 78 तक, 1974 से 78 तक। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था, मैं आपको इधर देखता हूँ, इस योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी हटाओ, यानी गरीबी उन्मूलन का मतलब समाप्त, तथा आत्मनिर्भरता था। 5वीं पंचवर्ष योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, और यानी कि गरीबी को हटाने पर पूरा जोर दिया गया था इस वाले 5 ईयर प्लान में, ठीक है। इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम लाया गया। यह योजना 4 वर्ष की रही, क्योंकि साथियों 4 वर्ष के बाद साथियों जो इसमें जेपी नहीं था, जेपी मतलब जनता पार्टी, यहाँ जेपी शॉर्ट लेके जनता पार्टी की सरकार आ गई थी और 78 में ही समाप्त कर दिया था। जो ये 5 ईयर प्लान था 1974 से 78 तक चला, क्योंकि जो मोरारजी देसाई की जो पार्टी थी, जनता पार्टी, उसकी सरकार आई थी और 78 में ही ख़त्म कर दिया था, ठीक है ना। उसके बाद हालांकि फिर इंदिरा गांधी आती है, फिर इसका जो इन्होंने क्या कहते हैं, एक रोलिंग प्लान स्टार्ट किया। जनता पार्टी की सरकार जो मोरारजी देसाई थी उस समय प्रधानमंत्री बोल सकते हैं, है ना। तो इन्होंने रोलिंग प्लान लाया था 2 साल का, 1978 से 80। तो यह योजना को फिर क्या किया, 1980 में इंदिरा गांधी अगेन आई, उसको ख़त्म कर दी, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा है रोलिंग प्लान। तो अगर ये पूछ दे कि रोलिंग प्लान किसने लाया था, तो मोरारजी देसाई ने, ठीक है। चलिए, छठी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका कार्यकाल क्या था? 1980 से 85, 1980 से 85 था। इसमें गरीबी उन्मूलन एवं तकनीकी विकास पर जोर दिया गया। गरीबी उन्मूलन एवं तकनीकी विकास पर जोर दिया गया था, ठीक है ना। और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसमें भी हुआ था 15 अप्रैल 1980 को। अगर पूछे कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1969, और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980, ठीक है ना। डेट अगर याद नहीं रखते हैं तो कम से कम इसवी जरूर याद रखें, क्योंकि इसवी तो भाई याद रखना जरूरी है। और एग्जिम बैंक समझते हैं, जिसको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक बोलते हैं, आयात निर्यात बैंक, है ना। 1982 में स्थापना हुआ था, और नाबार्ड की स्थापना भी 1982 में हुई थी, ठीक है ना। तो ये किसके कार्यकाल में हुआ, कब हुआ? ये तो हुआ आपका, देखिए ना, 1980 से 85 मैच कर रहा है ना। तो यानी साथियों आपका ये जो 5 ईयर प्लान का लक्ष्य रखा गया था उसमें ही ये किया गया था, ठीक है ना। चलिए, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है। 7वीं देखते हैं फटाफट। बस जो बोल रहे हैं बस आपको ध्यान रखना, प्रश्न नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना। उसका जब आप मॉक टेस्ट लगाइएगा तो आपको पता चल जाएगा, क्वेश्चन जब बनेगा तो बोलिएगा नहीं मज़ा आ रहा है पढ़ने में। 7वीं पंचवर्ष योजना 1985 से 90। और इस योजना में जो है सामाजिक न्याय के माध्यम से बढ़ती आर्थिक उत्पादकता, खाद्यान्न का उत्पादन और रोजगार बढ़ा, बस इतना ही याद रखना, और ज़्यादा इसमें कुछ ध्यान रखना, ज़्यादा कुछ आता भी नहीं है ना। इस योजना में सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस के बारे में इसमें जो है ध्यान दिया गया था। और खाद्यान्न का उत्पादन होगा और रोजगार को बढ़ावा देना,
है ना। इस सब चीज़ पर इसमें आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना में ध्यान दिया गया था, ठीक है ना। और सेशन तो जरूर याद रखना है ना। 1985 में जो है इंदिरा आवास योजना है, जो कि घर बनाने के लिए मिलता था, इसी में शुरू किया गया है। 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को लाया गया और सेबी की स्थापना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, सेबी समझते हैं ना, सेबी समझते हैं कि नहीं, उसको 1988 में। और 1989 में जवाहर रोजगार योजना। तो ये सभी जो है, ये सभी आपका 7वीं वाले में जो है, 7वीं 5 ईयर प्लान में इन सबको लाया गया, ठीक है ना, ध्यान रखना। 1985 में इंदिरा आवास कब लागू हुआ, 1985 में। 86 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और सेबी का स्थापना 88। इन सब का जो है ये सारे काम हुए, सारे 7वीं जो 5 ईयर प्लान थे उसके अंतर्गत ये काम हुआ, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना है, इस भी एकदम ध्यान रखना, स्टैटिक जीके में इस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं का क्या था सेशन, 92 से 97, क्या था 92 से 97। इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन जो ह्यूमन रिसोर्स है उस पर दिया गया और इस योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत, बस इतना ही ध्यान रखना है। और एक ध्यान रखना, मिड डे मील है ना, जो बच्चों में प्राइमरी स्कूल में, सरकारी स्कूल में दिया जाता है खाना, आपने भी खाया होगा अगर सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। 1995 में साथियों ये आपका शुरू हुआ था मिड डे मील योजना, ठीक है ना। हालांकि इसको पोषण योजना आप कर दिया गया है, ठीक है ना। मानव संसाधन का विकास और मतलब मानव संसाधन विकास का क्या था, इसको जोर दिया गया था, ज़्यादा जोर इस पर दिया गया था, ठीक है ना। और प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत इसी समय हुई थी, ठीक है। चलिए 8वीं वाले में बात करते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसको दी गई थी, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को दिया गया था। 9वीं पंचवर्षीय योजना में किसको किस पर ज़्यादा जोर दिया गया था, न्यायपूर्ण वितरण। देखिए इसको मैंने एक ट्रिक से याद किया था, देखिए 9वीं से न्याय रहा, 9वीं से न्याय रहा, 9 से न्याय, 9 से 9वीं, तो न्यायपूर्ण मैंने सिर्फ याद रखा था, बाकी तो ऑप्शन देके टिक कर ही लेंगे, ऐसा दिमाग लगाइए, ठीक है ना। कितना याद कीजिएगा जी को, उतना याद करना पॉसिबल है नहीं, तो कुछ ट्रिक से भी काम चला लिया कीजिए कभी कभी। तो 9वीं से न्यायपूर्ण वितरण, इसे हम याद किए थे इसको, ठीक है। तो आप भी अगर अच्छा लगे तो याद कर सकते हैं इस ट्रिक से, बाकी तो पूरा याद कर लीजिए आप कुछ अगर आप चाहते हैं तो। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान स्टार्ट किया गया है और 2000 में PM ग्राम सड़क योजना, ये सब सारे साथियों आपके 9वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हो गए। सेशन याद रखिएगा तो आसानी से आप याद कर सकते हैं ना। चलिए 10वीं की बात करें, 10वीं कब हुआ, 2 से 7, कब हुआ, 2 से 7। और इसका उद्देश्य क्या था, अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना, अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को, प्रति व्यक्ति आय मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है ना। राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या से भाग दे दीजिए, प्रति व्यक्ति आय आ जाता है। 10 अगर पूछता है कि अगले 10 वर्षों में जो आपका है प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना, ये किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रखा गया था लक्ष्य, तो 10 में, ठीक है ना। सिंपल है, 10वीं पंचवर्षीय योजना और अगले 10 वर्षों में, ये भी तो ईजी याद करना, काफ़ी ईजी है। अब बात करते हैं 11वीं का 7 से 12 रहा था। इसका उद्देश्य जो था तीव्रतम एवं समावेशी विकास, यानी सतत विकास कह सकते हैं, समावेशी विकास। समावेशी विकास का मतलब क्या होता है, समावेशी विकास का मतलब होता है बेसिकली कि आर्थिक विकास तो हो ही रहा है, उसके साथ समाज का भी विकास हो, आर्थिक विकास के साथ साथ समाज का भी विकास हो। समाज में जो है कह सकते हैं कि समानता आए, है ना, भेदभाव कम हुए, समानता आए, ठीक है, रोजगार को बढ़ावा मिले, है ना, गरीबी को दूर करे, ये सब समावेशी विकास को के अंतर्गत आता है। और इस योजना में शिक्षा के लिए एक थीम रखा गया था जिसका नाम था अनिवार्य शिक्षा। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी इसके अंतर्गत शिक्षा के लिए स्पेशल एक थीम रखा गया था जिसको बोला गया था अनिवार्य शिक्षा, यानी कि अनिवार्य शिक्षा थीम था। सबला योजना की स्टार्ट इसी में हुई थी, 11वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, ध्यान रखना इतना। 12वीं के बाद जो है आपका खत्म हो गया पंचवर्षीय योजना, 12 से 17, 12वीं 12 से 17, ठीक है ना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तीव्र आर्थिक समावेशी व सतत विकास, बस इतना ज़्यादा आपको कुछ है। और ज़्यादातर मैंने प्रश्न देखे हैं कि ये आपके स्टार्टिंग से जो आपके 1 से 5 तक है ना, 1 से 5 तक जो 5 ईयर प्लान है उसी से ज़्यादा प्रश्न अभी तक आते हैं, लेकिन कभी कभी उससे भी पूछ जाते हैं, तो कोई ठीक है, हम ऐसा नहीं कर सकते कि उससे नहीं पूछेगा, ये कहना हमारा गलत होगा, इसलिए मैंने आपको पूरा 12 योजना था पूरा मैंने आपको करा दिया, ठीक है ना। ये कुछ PYQ हमने लिए हैं जो ग्रुप डी में पूछे गए थे, हालांकि बहुत सारे हैं, इजी हैं, लेकिन फिर भी हमने कुछ लिख दिए है ना, तो इसके बारे एक बार आप जो है एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी ये जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इकोनॉमिक्स का मैंने आपको करा दिया है, इतना से ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत ग्रुप डी के लिए नहीं है, ये काफ़ी आपका टॉपिक्स है, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, देखिए इसमें मैंने सब चीज़ आपको दिया हुआ है, ठीक है।